कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम स्टोरी पर हम लाते हैं हिंदी की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और उपन्यास जो आपको हर लफ्ज़ के साथ एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। रहस्य, रोमांच, प्यार और अनसुनी कहानियाँ, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। तो चलिए डूबते हैं कहानियों की इस जादुई दुनिया में। ये है हम स्टोरी। जब वह सांप मार्क के शरीर को अपने पूरे शरीर से बींच लेता है तो धीरे धीरे करके वह अपने शरीर को टाइट करता चला जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने किसी व्यक्ति को अपने नागपाश में बांध रखा है। बहुत से लोग तो इस दृश्य को देखकर बेहोश होना शुरू हो गए थे। उनमें से अगर कोई सबसे ज्यादा शांत था तो वह सिर्फ मदन था, क्योंकि मदन ने पहले भी आयामी स्पेस में इस खूंखार सांप को देख रखा था। अचानक से सभी को एक एक करके किसी की हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। क्रैक 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 क्रैक, लगातार ऐसी ही आवाज़ नारंग मैंशन में गूंज रही थी और सभी लोग इस दृश्य के साक्षी बना रहे थे। थोड़ी देर में अर्नव का लिटिल रेड मार्क के शरीर की हड्डियों का चूरा बना देता है और फिर धीरे धीरे उसे निगलने लग जाता है। इस दृश्य को देखकर बहुत से लोगों को घिन आ रही थी, और जिनको घिन आ रही थी वह लोग पर्पल टावर के ही नहीं बल्कि नारंग परिवार के भी थे। बहुत से लोगों ने तो इस दृश्य को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। कोई भी इंसान इस तरह की बेरहमी भरा दृश्य नहीं देखना चाहता था। नारंग परिवार के लोग तो बस इस बात से खुश थे कि एक इस तरह का इतना बेरहम व्यक्ति उनका दुश्मन नहीं बल्कि उन्हें के परिवार का एक हिस्सा है। और रही बात पर्पल टावर के लोगों की, तो उनमें से वहां पर रुकने वाले बहुत ही कम थे, क्योंकि इस दृश्य को देखकर सभी इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने भागना ही सही समझा। 5 मिनट के अंदर ही लिटिल रेड मार्क के पूरे शरीर को निगल चुका था। मार्क को निगलने के बाद लिटिल रेड अपनी चमकीली हरी बेरहमी भरी आंखों से पर्पल टावर के बाकी लोगों को देखने लग गया था। पर्पल टावर के लोग जब लिटिल रेड की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते हैं तो उनमें से जो अभी तक यहाँ खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे वह भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस समय उन सभी के भागने की रफ्तार उनकी चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, जिस वजह से वह सभी कुछ ही देर में नारंग मैंशन के एरिया से काफ़ी दूर निकल चुके थे। नारंग मैंशन के एरिया से थोड़ी दूर आने के बाद अचानक से एक परछाई रुकती है। इस परछाई वाले व्यक्ति ने साधु के जैसे कपड़े पहन रखे थे। यह कोई और नहीं बल्कि श्रेष्ठ नरेश ही थे। यहाँ पर रुकने के बाद श्रेष्ठ नरेश लंबी लंबी सांस लेते हैं। वह अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए यहाँ पर आए थे, जिस वजह से उन्हें सांस चढ़ गए थे। तेज दौड़ने और डर की वजह से उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इस समय उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे उनके शिकार के लिए चीता दौड़ रहा हो। अपने आप को थोड़ा शांत करने के बाद श्रेष्ठ नरेश डरी सहमी आवाज में अपने आप से ही कहते हैं, आखिर नारंग परिवार के पास एक इस तरह का खतरनाक योद्धा कहाँ से आया? और जितनी मैंने उस योद्धा की बात सुनी उस हिसाब से यह वही योद्धा तो नहीं जिसके बारे में बात करते हुए लॉर्ड शिवेंद्र को भी खौफ महसूस होता है। अगर सच में यह वही योद्धा है तो इस बार हमने सच में नारंग परिवार से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था जिस नारंग परिवार को हम जब चाहे तब पर्पल टावर के मुद्दों के लिए मोड़ देते थे, आज उनके पास एक ऐसा योद्धा है जो पर्पल टावर के लोगों में भी डर पैदा कर सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा एक इस तरह का इतना खतरनाक और बेरहम योद्धा नारंग परिवार के पास कैसे आया। क्या उस योद्धा को नारंग परिवार ने खरीद रखा है या फिर वह उस परिवार से किसी तरह से संबंधित है? मुझे जल्द से जल्द इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करानी होगी। अपने आप से इतना कहने के बाद श्रेष्ठ नरेश एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर दोबारा से अपनी पूरी रफ्तार में वहां से भागने लग जाते हैं। वहीं इससे बिल्कुल विपरीत नारंग परिवार में अमर नारंग इस समय अर्नव को हैरानी के साथ देख रहे थे। अर्नव की तरफ देखते हुए अमर नारंग मन ही मन कहते हैं, अर्नव मेरे मुंह बोली बहन का बेटा आज इतना ताकतवर हो गया है, उसके सामने पर्पल टावर के श्रेष्ठ भी बोने लग रहे हैं। खैर यह होगा भी क्यों नहीं इतना ताकतवर, इसके अंदर तो खुद सम्राट चंद्रेश चौहान का खून दौड़ रहा है। अगर सम्राट चंद्रेश चौहान इस समय जिंदा होते और अपने नाती की इस ताकत को देखते तो आज उनका सीना गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता। अर्नव की आज की इस ताकत को देखकर लग रहा है शायद अर्नव अपने नाना चंद्रेश चौहान के जितना ताकतवर हो गया है। बस कसर है तो अब इसके इस ताकत से एक कदम और आगे बढ़ जाने की, फिर पृथ्वी के सभी ताकतवर लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। और अगर एक बार यह इतना ताकतवर हो गया तो पर्पल टावर की पूरी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगा। भले ही अर्नव मेरी मुंह बोली बहन का बेटा है, लेकिन है तो वह मेरा भी भतीजा, और आज अपने भतीजे को इतना ताकतवर देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नारंग परिवार के बाकी के योद्धा एक दूसरे की तरफ देखते हुए अर्नव के बारे में बात करते हुए कहते हैं, अंडस्को 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 अंडस्को, क्या ये योद्धा सच में हमारे नारंग परिवार से संबंधित है? अगर सच में अगर यह हमारे नारंग परिवार से हुआ तो हमारे परिवार की ताकत तो अब पहले से भी कई ज़्यादा बढ़ गई है। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या?
तुम्हारी आंखें नहीं है, क्या तुम्हें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा? ये योद्धा अभी तक हमारे नारंग परिवार के यंग मास्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी भी तुम्हें इस बात पर संदेह है कि यह योद्धा हमारे परिवार का हिस्सा है या नहीं? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे परिवार का यंग मास्टर है। और हमारे परिवार का यंग मास्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वह पर्पल टावर के लोगों में भी खौफ पैदा कर सकता है। अब पर्पल टावर पहले की तरह हमारे परिवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंडरस्को 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 अंडरस्को। जहां पर नारंग परिवार के सभी लोग अर्नव को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे, वही अर्नव लिटिल रेड की तरफ देखते हुए उसके सर को स्पर्श करता है और उसे 2-3 बार थपथपाता है। अर्नव के ऐसा करने से वह सांप फुफकारता है। शुश! उस सांप की फुफकार सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग 2-2 कदम पीछे ले लेते हैं और सांप की तरफ अपनी खौफ भरी निगाहों से देखने लग जाते हैं। वैसे भी उन सभी की आंखों में खौफ आना तो लाजिमी था। जो जानवर एक मोनाक लेवल के योद्धा को बिना किसी परेशानी के निगल सकता है, वह कितना ज़्यादा हो ताकतवर होगा, इस बारे में उनमें से कोई भी नहीं सोचना चाहता था। जहां सभी लोग उस सांप को खौफ बड़ी निगाहों से देख रहे थे, वही वह सांप तो अपना आकार छोटा करने लग जाता है और अर्नव के हाथ पर चढ़कर दोबारा कलाई पर आकर एक ब्रेसलेट की तरह उसकी कलाई पर कुंडली मार लेता है। हालांकि वह सांप कोई इच्छाधारी नागवाग नहीं था जो अपना रूप बदल सकता था, बल्कि वह अर्नव की कलाई पर इस तरह से लिपटता था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह एक ब्रेसलेट है, लेकिन वह असल में एक जीता जागता सांप था। अर्नव जहां पर खड़ा था उसके आसपास अभी भी माग का खून बह रहा था। माग के खून को देखने के बाद अर्नव की नज़र पास में रखे एक फूलदान पर जाती है, जिस फूलदान के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था। उस फूलदान को देखने के बाद जतिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फूलदान के अंदर पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अगले ही पल अर्नव ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्नव जल तत्व को कंट्रोल कर सकता था। अर्नव के पास पूरे 5 तत्व थे जिनको वह कंट्रोल कर सकता था। अर्नव विष तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और बिजली तत्व को कंट्रोल करने की क्षमता रखता था। और ऊपर से अर्नव के पास सम्राट कालदैत्य की विरासत थी, जिस वजह से उसके पास सभी तत्वों की खतरनाक से खतरनाक तकनीक थी। और इस समय अर्नव जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था वह तो उसकी तकनीकों के पिटारे में से सबसे आसान तकनीक थी। अर्नव उस फूलदान के अंदर मौजूद पानी को कंट्रोल करने के बाद उसे फूलदान से बाहर निकालता है। इस समय वह अपनी अर्नव की शक्तियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिस वजह से उस पानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी हवा में तैर रहा है। अगले ही पल अर्नव उस पानी के अंदर अपनी शक्तियां डालने लग जाता है, जिस वजह से उस थोड़े से पानी के अंदर एक तेज चक्रवात का निर्माण हो जाता है। कुछ ही देर में वह चक्रवात एक उग्र रूप ले लेता है। उस छोटे से चक्रवात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटा सा चक्रवात बड़े से बड़े शहर को डुबाने के लिए पर्याप्त है। अर्नव तुरंत उस चक्रवात को उस खून के ऊपर फेंक देता है। पलक झपकते के साथ में चक्रवात रूपी पानी उस सारे के सारे खून को अपने आगोश में ले लेता है। अगले ही पल पूरे नारंग परिवार में एक बड़ी मछली के पानी में पूंछ से हमला करने की आवाज़ सुनाई देती है और अगले ही पल वह पानी का चक्रवात फट जाता है, जिसके बाद वह एक पतली पानी की धारा बनाते हुए नारंग मैंशन से बाहर निकल जाता है। वहां पर मौजूद सभी व्यक्ति इस दृश्य को आंखें फाड़कर देखते रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह की तकनीक को नहीं देखा था, लेकिन जब सभी की नज़र फर्श पर जाती है तो उन्हें एक भी बूंद खून की दिखाई नहीं देती, जिस वजह से अब सभी की नज़रों में अर्नव के प्रति सम्मान नजर आ रहा था। लेकिन अर्नव तो सभी के नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए धीमे कदमों से अमर नारंग के पास जाने लगता है। इस समय भी उसका चेहरा पहले की ही तरह इमोशनलेस था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए इस तरह का दृश्य रोज की बात है। अपने मामा अमर नारंग के पास आने के बाद अर्नव अपनी मानसिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए अपने मामा अमर नारंग के दिमाग में एक संदेश भेजता है। मामा जी, मुझे इस समय आपसे कुछ जरूरी मुद्दे पर बात करनी है, तो कृपया करके आप मेरे कमरे में आ जाएंगे। और हाँ, अगली बार मैं यह नहीं देखना चाहता कि नारंग परिवार का कोई सदस्य मुझे नहीं पहचानता हो। अचानक से अपने दिमाग में अर्नव का संदेश सुनकर अमर नारंग तुरंत अर्नव की तरफ देखते हैं। इस समय उनकी आंखों में हैरानी नजर आ रही थी। इसी हैरानी के चलते इस समय उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी इसी वक्त उनकी दोनों आंखें उनके सॉकेट से निकलकर फर्श पर गिर जाएगी। अपने आप को किसी तरह से शांत करने के बाद वह अर्नव से कहने के लिए अपना मुंह खोलते ही है कि तभी उन्हें दोबारा से अर्नव का संदेश अपने दिमाग को सुनता है। यह मैं ही हूँ, मैंने ही आपके दिमाग में ये संदेश भेजा है। यह एक तकनीक है जिसमें मानसिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे व्यक्ति के दिमाग में संदेश भेजा जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर अर्नव अपने मामा से किस अहम मुद्दे पर बात करना चाहता है? क्या श्रेष्ठ नरेश अर्नव की कुंडली निकलवा पाएंगे?
इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए। माफिया किंग मुकुट अर्नव। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें और इस कहानी को अच्छी रेटिंग देना ना भूलें ताकि इस कहानी के नए चैप्टर बनाने के लिए मेरा मनोबल बना रहे। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी का आनंद उठा सकें। हमारी इस कहानी के नए चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर 122 इमोशनलेस ह्यूमन। यह मैं ही हूँ, मैंने ही आपके दिमाग में ये संदेश भेजा है। यह एक तकनीक है जिसमें मानसिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे व्यक्ति के दिमाग में संदेश भेजा जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से अपने दिमाग में अर्नव की आवाज़ सुनने के बाद अपनी नज़रों में हैरानी के साथ अमर नारंग अर्नव को देखते हैं। अर्नव को देखने के बाद अमर नारंग फिर बाकी लोगों को देखते हैं। वह ये देखना चाहते थे कहीं उन सभी को भी अर्नव की कोई आवाज़ तो नहीं सुनी है, लेकिन उन सभी के चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी है। हालांकि अमर नारंग भी कुछ इसी तरह से अर्नव के दिमाग में संदेश भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें मानसिक तरंगों के जरिए संदेश भेजना नहीं आता था, इसीलिए वह सिर्फ अर्नव की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिला देते हैं। अर्नव नारंग परिवार के सभी लोगों के साथ काफ़ी देर तक वहीं पर बैठता है। हालांकि मार्क जब मेंशन में था तो मेंशन में नारंग परिवार की कोई भी लेडीज नहीं थी, उन्हें बस उनके कमरे के अंदर भेज रखा था। लेकिन नारंग परिवार की जो महिला योद्धा थी वह पहले भी यहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर बैठे सभी व्यक्तियों के बातें करने का विषय कहीं ना कहीं अर्नव ही था। पर्पल टावर के सभी लोगों के जाने के बाद घर की महिलाओं को भी कमरों से बुला लिया जाता है। उन सभी में अर्नव के पिता जगदीश और माता मीना भी बैठे हुए थे। इस समय दोनों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी और इस समय जगदीश का सीना तो गर्व के मारे फुला हुआ था। जब सभी लोगों की बातें खत्म होती है तो सभी लोग जब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो अर्नव अपनी मानसिक तरंगों का इस्तेमाल करते हुए अमर नारंग को एक और संदेश भेजता है। मामा जी, आपसे मिलने से पहले मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अर्नव बिना अपने मामा अमर नारंग की तरफ देख तुरंत अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ चल पड़ता है। अमर नारंग जब अर्नव को जाते हुए देखते हैं तो वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहते हैं, ये लड़का पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, जरूर इसके साथ इन 1.5 सालों में कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना इतनी जल्दी किसी के भी व्यवहार में इस तरह का बदलाव नहीं आ सकता। ये लड़का अब इतना ज़्यादा इमोशनलेस कैसे हो गया? यह इमोशनलेस के साथ साथ पहले से ज़्यादा बेरहम भी हो गया है। मैं इतनी दूर से भी इस लड़के के चारों तरफ घूमता किलिंग इंटेंट महसूस कर पा रहा हूँ। अपने आप से इतना कहने के बाद अमर नारंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बस अर्नव को जाते हुए देखते रहते हैं। अर्नव जब अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाता है तो उसकी मम्मी अर्नव को अपने कमरे में देखती है तो उसे तुरंत अपने गले से लगा लेती है। इस समय एक माँ की ममता अपने चरम पर थी और वह अपने बेटे को इस दुनिया का सभी लाड प्यार दे देना चाहती थी। जहां अब तक जिस चेहरे पर अभी तक एक भी तरह का कोई भी इमोशन नजर नहीं आया था, उस चेहरे पर अचानक से मायूसी नजर आने लग जाती है और अर्नव की आंखें नीचे झुक जाती हैं। इस समय उसकी आंखें बिल्कुल भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू का कतरा नहीं गिर रहा था। गुरुदेव माधव के आखिरी शब्दों में अर्नव को एक लड़के से मर्द में बदल दिया था, जो ऐसे ही दुनिया के सामने अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता। काफ़ी देर तक गले लगाने के बाद अर्नव की मम्मी मीना उसे अपने से थोड़ा अलग करती है और अर्नव के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अर्नव से अपने चेहरे पर हल्की नाराज़गी के साथ पूछती है, अर्नव बेटा, ये तुझे क्या हुआ? जब से तू जेल से बाहर आया है तो तेरी जिंदगी इस कदर क्यों बदल गई? जितना मुझे सुनने में आया है उस हिसाब से तू गुंडा बन चुका है। पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पहले तो तू किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था और जब देखो तब हमसे दूर जाने की बातें करता रहता है। तुझे पता है, तेरे बिना हर दिन मुझे साल के बराबर लगता है और तू है कि जब देखो तब किसी न किसी काम से बाहर जाता रहता है। इधर अर्नव जब अपनी मम्मी की बात सुनता है तो उसका चेहरा नीचे की तरफ झुक जाता है और उसे अपने सीने में हल्का दर्द भी महसूस होता है। वह जब से जेल से बाहर आया है उसके बाद की अपनी ज़िंदगी को वह एक ही पल में अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई देख लेता है। पूरी ज़िंदगी को देखने के बाद उसे महसूस होता है कि जब से वह जेल से बाहर आया है तब से उसने अपने परिवार के साथ ढंग से अपना समय व्यतीत नहीं किया है। लेकिन वह भी क्या कर सकता है, उसके कंधों पर इस समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वह अपनी मम्मी पापा को इस बारे में कुछ बात भी नहीं सकता था। हालांकि वह अपने पापा को थोड़ी बहुत हिंट दे सकता था, लेकिन वह उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं बता सकता था। वह अपनी मम्मी पापा को कैसे बताएं? उनका वह पहले वाला बेटा तो न जाने कब का मर चुका है। इस समय उनके सामने जो खड़ा है वह तो इस संसार का सम्राट काल दैत्य है। लेकिन फिर भी अर्नव उन्हें सांत्वना देने के लिए कहता है, मम्मी, मुझे पता है बार बार मेरे अचानक आपके सामने से चले जाने से आपको तकलीफ होती है,
लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए कर रहा हूँ। मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहता। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। मम्मी, आप मुझे हमेशा कहती थी ना कि मैं आपका लाडला हूँ और मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। तो मम्मी प्लीज़ मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनने दे। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के सपने को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। और मम्मी, आप ही ने कहा था ना कि गुरुदेव का हर शब्द वह पत्थर की लकीर है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और आज मैं अपने गुरुदेव के उन्हीं शब्दों पर खड़ा होकर उनकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ। अर्नव की बात सुनने के बाद अर्नव की मम्मी मीना तुरंत अर्नव के चेहरे को गंभीरता के साथ देखने लग जाती है और थोड़ी देर बाद तुरंत अपने हाथ उठाकर अपनी आंखों से आंसू पूछती है और फिर गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए अर्नव से कहती है, बेटा, मैं तेरी मम्मी हूँ और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है जो अपने गुरुदेव के वचन को पूरा करने के लिए आज अपनी माँ के सामने खड़ा है। जो मेरे लाल, मैं तेरे और तेरे गुरुदेव के मार्ग में नहीं आऊँगी। बस उस ईश्वर से यही कामना करूँगी कि तुझे कुछ भी ना हो, लेकिन तेरे गुरुदेव के मार्ग पर चलने पर यदि तुझे कुछ होता है तो मृत्यु के सामने तू घबराए ना, तू डरे ना, बल्कि तू उस मौत पर विजय पाकर अपनी इस माँ का सीना चौड़ा करें और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार करें। अपनी मम्मी की इस बात को सुनने के बाद अर्नव के शरीर का प्रत्येक रोंगटा ऐसे खड़े हो जाता है जैसे उनके अंदर कट दौड़ रहा हो। अर्नव को ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसके शरीर के अंदर खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ रही है। अर्नव लगभग 2 घंटे तक इसी तरह से अपने मम्मी पापा से बातें करता है। उसके मम्मी पापा ने उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। आखिर में आते आते अर्नव भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अर्नव उन्हें बता ही देता है कि वह उनसे कुछ और दोनों के लिए फिर से अलग होने वाला है। अर्नव की बात सुनने के बाद वहां पर अचानक से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अर्नव की मम्मी इस तरह मायूसी से अर्नव को विदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अपनी माँ की ममता को साइड में रखते हुए उसे हौसला देते हुए उसके अंदर जोश भरती है और उनसे बात करने के बाद अर्नव सीधा अपने मामा अमर नारंग के स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में अमर नारंग अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ अर्नव के नाना चंद्रेश नारंग और दादा जय सिंह दोनों होते हैं। उन दोनों को वहां देखकर भी अर्नव को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ सीधा अपने मामा अमर नारंग के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर इस समय कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था, जिस वजह से वहां का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस होता आ रहा था। आखिर में अमर नारंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए अर्नव से पूछ ही लेते हैं, हाँ तो अर्नव बोलो, तुम मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहते थे? अपने मामा अमर नारंग की बात सुनने के बाद अर्नव अपनी गर्दन को ट्विस्ट करता है और अपनी गर्दन को चटकाता है और अपने मामा की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ कहता है, मैं आपसे मिलकर ये बताना चाहता था कि मुझे जल्द ही दोबारा से कहीं बाहर जाना होगा और इस बार मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ वह नाना जी का आदि अनंत विद्यापीठ है। अर्नव की बात खत्म होने के तुरंत बाद वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद चंद्रेश नारंग अर्नव की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में उससे पूछते हैं, तुम्हें विद्यापीठ जाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं किसी से कहकर उस चीज़ को यहीं पर मंगा लूँगा। अपने नाना जी की बात सुनने के बाद अर्नव उनकी आंखों में देखते हुए गंभीरता के साथ कहता है, मैं विद्यापीठ के सभी योद्धाओं की ताकत बढ़ाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे किसी शांत जगह की आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी की तरफ इस समय एक बहुत ही बड़ा खतरा बढ़ रहा है। अगर उस खतरे से हम नहीं बच पाए तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। अर्नव की आवाज़ में इस समय हल्की टेंशन थी और इस टेंशन को जय सिंह और चंद्रेश नारंग दोनों महसूस कर लेते हैं। उन्होंने देखा था कि पर्पल टावर के लोगों से बात करते हुए भी उसके चेहरे पर टेंशन नहीं थी, और अगर इस समय उसके चेहरे पर टेंशन है तो पक्का ये खतरा कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। इसीलिए वह भी अब अर्नव की बातों को गंभीरता से लेते हैं। अर्नव इस मुद्दे पर उनसे कुछ और देर बातें करता है और हर डिटेल पर बात करने के बाद अर्नव स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अर्नव के लिए आदि अनंत विद्यापीठ जाने के लिए नारंग परिवार एक हेलीकॉप्टर रेडी करवाता है। तकरीबन 2 घंटे के बाद नारंग मैंशन के गार्डन में इस समय हेलीपैड पर एक रेड ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर लैंड था। अर्नव भी एक ग्रीन कार्गो, वाइट टी शर्ट और डेनिम ब्लू शर्ट पहनकर हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। अर्नव हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले पलटकर पूरे नारंग परिवार को देखता है और फिर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अर्नव मन ही मन कहता है, मैं अभी तक सिर्फ अपने गुरुदेव के बारे में सोच रहा था। मैं ये तो बोल ही गया था कि मेरी भी एक जिंदगी है। अगर वह आज मुझे इस हालत में देखते तो वह पक्का निराश हो जाते। शुक्र है दादाजी ने मुझे मेरी जिंदगी से रूबरू कराया, वरना सच में आज मैं एक ऐसे इंसान को भूल जाता जो मुझे बहुत प्यार करता है। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद अर्नव हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद अर्नव पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने को बोलता है।
अगले ही पल हेलीकॉप्टर के रोटर एक तेज आवाज के साथ तेजी से घूमने लग जाते हैं और हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवा में उड़ने लग जाता है। हवा में ऊंचाई पर आने के बाद हेलीकॉप्टर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। जहां दिल्ली से अर्नव का हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, वहीं हरियाणा के झज्जर जिले में जीआईटीएम कॉलेज के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसने गुलाबी रंग का सूट डाल रखा था। उस लड़की के चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप था और उसने गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। वह लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको देखकर किसी की भी नीयत फिसल जाए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गौरी थी। इस समय गौरी के सामने एक से बढ़कर एक 7 लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। उन गाड़ियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि जिस भी व्यक्ति ने इन 7 गाड़ियों को खड़ा कर रखा था, वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान है। उन सभी गाड़ियों के बीच में फरारी कंपनी की 812 GTS खड़ी थी, जिसकी एक से शोरूम कीमत ही 5,75,00,000 की है। इस गाड़ी को ऑन रोड लाने के लिए और इंडिया में इंपोर्ट करवाने के लिए तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। और इस समय जो गाड़ी खड़ी थी वह कस्टम मेड थी, जिस वजह से इसकी कीमत और भी ज़्यादा थी। अगले ही पल उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके अंदर से नीचे उतरता है। उस लड़के को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह लड़का एक बहुत ही सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उस लड़के ने टर्टले ने एक ब्लैक टी शर्ट, स्काई कलर ब्लू डेनिम जैकेट और उसने ग्रीनिश कलर की वूल ब्लेडेड कार्डिगन पहन रखी थी। उसे लड़के के बाल हल्के गोल्डन रंग के थे, जिसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से ऊपर मैन पफ हेयर स्टाइल में सेट कर रखा था। उसके चेहरे पर बहुत ही हल्की बियर्ड और मूंछ नजर आ रही थी, जिसको उसने अच्छे से प्रॉपर ट्रिम कर रखा था। उसने गोल्डन फ्रेम के ब्लैक एविएटर सनग्लासेस लगा रखे थे। वह लड़का देखने में किसी फेमस सेलिब्रिटी से काम नहीं लग रहा था। उस लड़के के परफेक्ट फिजिक्स थी, जो देखने में उसे और ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। इस लड़के को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस लड़के की उम्र लगभग तकरीबन 26 से 27 साल है। गाड़ी से उतरते वक्त उस लड़के के चेहरे पर एक बहुत ही पतली लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव स्माइल थी। गाड़ी से उतरने के बाद उस लड़के के हाथ में फ्रेश लाल गुलाब के फूलों का बुके था। वह लड़का अपने सनग्लासेस को उतार कर गाड़ी में फेंक देता है और अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ गौरी को अप्रोच करने लग जाता है। गौरी के पास पहुंचने के बाद वह लड़का गौरी को वह फूलों का बुके देते हुए काफ़ी मनमोहक आवाज़ में गौरी से पूछता है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? आखिर कौन है ये लड़का? क्या गौरी इस लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या होगा जब अर्नव जहां पर आकर इस दृश्य को दिखेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया किंग मुकुट अर्नव, चैप्टर 123 एंट्री ऑफ कोहली फैमिली, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। जैसे ही सभी लोग इस लड़के की बात सुनते हैं तो वह सभी जोर जोर से हूटिंग करने लग जाते हैं और गौरी को हाँ करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। लेकिन इस समय गौरी उस लड़के को देखते हुए सिर्फ इतना कहती है, मुझे तुम्हारी फीलिंग जानकर अच्छा लगा हर्ष, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गौरी के इन शब्दों में वहां पर एकदम ऐसा सन्नाटा कर दिया जैसे अभी किसी ने वहां पर बम फोड़कर सभी को जान से मार दिया है और सब कुछ सन्नाटे में कैद कर दिया हो। इस लड़के का नाम हर्ष कोहली था और यह कोहली परिवार से था। यह अजीत कोहली का सबसे बड़ा बेटा और रुचिका कोहली का सगा भाई था। रुचिका कोहली यह वही लड़की थी जिसकी वजह से अर्नव को जेल जाना पड़ा था। देखते हैं कोहली परिवार की यह एंट्री अब अर्नव की जिंदगी में क्या हलचल करती है। गौरी की बात सुनने के बाद अब तक जिस चेहरे पर हल्की स्माइल थी, उस चेहरे पर से वह स्माइल धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है और उसकी जगह एक सीरियस लुक ले लेती है और तकरीबन 2 मिनट के बाद वह सीरियस लुक एक एरोगेंट फेस में बदल जाती है। अब तक जिस हर्ष कोहली को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सबसे अच्छा इंसान हो सकता है, वह अब गौरी की तरफ देखते हुए अपनी आवाज़ में बिना किसी इमोशन के साथ पूछता है, कौन है वह लड़का गौरी? हर्ष कोहली जब ये पूछ रहा था, जब उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, अचानक से उसके हाव भाव के बदले जाने की वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया था। अगले ही पल उसकी इस बात को सुनने के तुरंत बाद बाकी गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं और उनके अंदर से लड़के बाहर निकलने लग जाते हैं। उन गाड़ियों से जो भी लड़के निकले थे उन सभी के शरीर से काफ़ी इंटेंस ऑरा निकल रहा था। जब कॉलेज के बाकी स्टूडेंट उन सभी लड़कों को देखते हैं तो सभी के चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि यह जितने भी लड़के थे सभी टॉप फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंसान इनमें से किसी एक को भी देख ले तो भी उसका दिन बन सकता था, और आज यहाँ पर यह सभी एक साथ हर्ष कोहली के साथ आए हुए थे। उन सभी लड़कों को देखकर सब पता चल रहा था कि उनके पास भी पावर की कोई कमी नहीं है। सभी को यही लग रहा था कि गौरी को उस लड़के को मना नहीं करना चाहिए। सभी को लग रहा था कि गौरी को कोहली परिवार के इस लड़के का ऑफर मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वह कोहली परिवार के हर्ष कोहली का ऑफर मान लेती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, जिस वजह से उसकी बहुत सी फ्रेंड उसे हर्ष कोहली की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मानने लग जाती हैं। जहां पर इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज के इतने बड़े लड़कों को देखकर पूरा कॉलेज हैरान था।
हर्ष कोहली और उसके साथ आए लड़कों की ताकत का और पावर का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता था कि वह जहां पर खड़े थे उनके पीछे इस समय कॉलेज का डायरेक्टर रूपेश मेहता अपना सिर झुकाए खड़ा था। कॉलेज के बड़ी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति भी इस समय वहां पर इस तरह से खड़े थे जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं है। आज तो उनके कॉलेज का वह टीचर भी शांत खड़ा था जो मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी अपना सर नहीं झुकता था, और आज वह टीचर इस समय इस तरह से जमीन की तरफ सर झुकाए खड़ा था जैसे वह उन लड़कों का पालतू नौकर हो। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट टीचर अतुल ढींगरा थे, जिनकी पूरे हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जहां सभी लोगों को यही लग रहा था कि गौरी एक मामूली लड़की है और उसका इन सभी पावरफुल लड़कों के सामने खड़ा रहना उसके और उसके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वही उसके बिल्कुल विपरीत गौरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड कोमल बिल्कुल शांत खड़े थे, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि पूरे कॉलेज में किसी को भी गौरी की असली पहचान के बारे में नहीं पता था। इधर हर्ष कोहली जब ये देखता है कि उसके सवाल पूछने के बाद भी गौरी बिल्कुल शांत खड़ी है तो उसके चेहरे पर अब हल्का हल्का गुस्सा नजर आने लग गया था, लेकिन वह किसी तरह से अपनी जाड़ भींचते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है और फिर गौरी से कहता है, गौरी, मैं बहुत ही शराफत के साथ पूछ रहा हूं कि तुम किसे पसंद करती हो। अगर तुम मुझे चुपचाप मेरे इस सवाल का जवाब दे देती हो तो तुम्हारे और उस लड़के के लिए ज़्यादा मुसीबत नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उस लड़के के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी पालतू मछलियों को खिला दूंगा, और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा और अपने घर में तुम्हें बंद कर दूंगा और इसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर मौजूद जब सभी लोग हर्ष कोहली की बात सुनते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को अच्छे से पता था कि हर्ष कोहली जो कह रहा है वह करने की भी हिम्मत रखता है, और वैसे भी जिस तरीके से इस समय कोहली परिवार सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है उस तरीके से पूरे देश में हलचल मची हुई है, और इन 1.5 सालों में कोहली परिवार को एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का साथ मिला हुआ था, जिस वजह से वह इन 1.5 सालों में ही देश की टॉप 5 फैमिलीज में अपना नाम बना चुकी थी। लेकिन अभी भी कोहली परिवार के लिए देश की टॉप 3 फैमिलीज से टकराने की हिम्मत नहीं हुई थी, जहां पर कॉलेज में मौजूद सभी लोग अब तक गौरी को कोई नॉर्मल स्टूडेंट समझ रहे थे। उनकी गलतफहमी अभी थोड़ी देर में दूर होने वाली थी। इधर हर्ष कोहली की बात सुनने के बावजूद भी गौरी कुछ नहीं कहती बल्कि चुपचाप खड़ी रहती है, बल्कि अब तो वह थोड़े अपने आप को स्ट्रेच करके अपने हाथों को अपने सीने के सामने क्रॉस करके हर्ष कोहली की आंखों में देखने लग जाती है। हर्ष कोहली जब गौरी के इस तरह के बिहेवियर को देखता है तो उसे अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है, और उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। गुस्से की वजह से धीरे धीरे करके उसकी आंखों का रंग लाल हो रहा था। हर्ष कोहली अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेता है, और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो चुकी थी, और हर्ष कोहली अपना कदम आगे बढ़ते हुए गौरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अचानक से हर्ष चौधरी के खींचने की वजह से गौरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह लड़खड़ाते हुए सीधा हर्ष कोहली के सीने से जाकर टकरा जाती है। गौरी जब अपने हाथ पर हर्ष कोहली की पकड़ को महसूस करती है तो उसे काफ़ी दर्द होने लग जाता है, लेकिन हर्ष कोहली की पकड़ ढीली होने की जगह और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी, जिस वजह से गौरी की दर्द के मारे हल्की चीख निकल जाती है, और जैसे ही उसकी चीख निकलती है तो अगले ही पल वहां पर तेज कदमों की आहट आनी शुरू हो जाती है, और अगले ही पल वहां पर ब्लैक कमांडो सूट में तकरीबन 50 बॉडीगार्ड अपने हाथों में राइफल लिए सीधे हर्ष कोहली और उसके साथियों के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। उन सभी बॉडीगार्ड्स में से एक इंसान सामने आता है। उस इंसान ने बिल्कुल आर्मी वालों के जैसे कपड़े पहन रखे थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उस इंसान ने आर्मी कॉम्बैट सूट पहन रखा था, और उस इंसान के हाथ में MK-46 मशीन गन थी। वह इंसान सामने आते हुए सभी को वार्निंग देते हुए कहता है, मिस्टर हर्ष, गौरी मैम को छोड़ दो, आप उनके साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं आपके परिवार की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए आपसे एक आखिरी बार विनती करता हूँ, गौरी मैम को वापस हमारे पास भेज दीजिए, वरना आपके परिवार को जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उस इंसान की धमकी सुनने के बाद हर्ष कोहली उस इंसान को अपनी आंखों में गुस्से के साथ देखता है और अपनी आवाज़ में बेरहमी के साथ उस इंसान से कहता है, एक मामूली सा गार्ड होते हुए तेरी इतनी औकात, तू मेरे सामने अपना मुंह खोले। अगर इस समय मेरे सामने धर्मेश खन्ना भी आ जाए ना, तो वह भी मुझे इस समय गौरी को मेरे साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद हर्ष कोहली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अब तक क्यों छुपे हुए हो, सामने आओ। उसके इतना कहने के अगले ही पल फाइटर कॉस्ट्यूम में 100 से भी ज़्यादा योद्धा बाहर आ जाते हैं, और सभी के सभी तुरंत बिजली सी रफ्तार में उन सभी 50 बॉडीगार्ड को घेर लेते हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 10 बॉडीगार्ड खून से लथपथ शरीर के साथ जमीन पर मरे हुए पड़े थे। कॉलेज में मौजूद बाकी सभी लोग इस दृश्य को देखकर अंदर तक हिल गए थे, और बहुत से लोग तो खून देखकर बेहोश तक हो गए थे।
इस दृश्य को देखकर गौरी सबसे ज्यादा डर गई थी। अब वह समझ गई थी कि सच में आज वह एक मुसीबत में फंस गई है। लेकिन गौरी अपने आप को शांत करते हुए हर्ष कोहली पर हाथ पर अपने दांतों से काट लेती है। अचानक से गौरी के काटने से हर्ष कोहली झटके से गौरी का हाथ छोड़ देता है। गौरी तुरंत दौड़ते हुए जमीन पर गिरे हुए अपने पर्स को उठती है और तुरंत उसके अंदर से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करने लग जाती है। हर्ष कोहली पहले तो गौरी के ऊपर काफ़ी गुस्सा था, लेकिन जब वह ये देखता है कि गौरी किसी को फ़ोन मिला रही है तो वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। वह गौरी की तरफ देखते हुए कहता है, मिला दे, मिला ले, अपने बाप को फ़ोन में भी देखता हूँ। वह दिल्ली में बैठा बैठा यहाँ क्या कर लेता है। अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई ना तो वह भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद हर्ष कोहली जोर जोर से हंसने लग जाता है। हर्ष कोहली की बात सुनने के बाद गौरी का हाथ जो फ़ोन मिला रहा था वह अचानक से रुक जाता है और उस फ़ोन कॉल को काटकर गौरी दूसरे नंबर पर कॉल मिला देती है। जैसे ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया जाता है तो फ़ोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। हेलो गौरी मैम, क्या हुआ? उस आवाज़ को सुनने के बाद गौरी तुरंत कहती है, हमारे कॉलेज में इस समय हर्ष कोहली आया हुआ है और वह मुझे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जल्दी आओ और मुझे इनसे बचाओ। गौरी के इतना कहने के अगले ही पल फ़ोन की दूसरी तरफ से एक गंभीर लेकिन बहुत ही भारी आवाज़ सुनाई देती है। गौरी मैम, आप बस 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद गौरी तुरंत फ़ोन काट देती है और वह अभी भी हर्ष कोहली को थोड़ा घबरा कर देख रही थी। हर्ष कोहली जब गौरी की आंखों में घबराहट देखता है तो वह मंद मंद मुस्कुराने लग जाता है। हर्ष कोहली गौरी की तरफ देखते हुए गंभीर लेकिन शांत स्वर में गौरी से कहता है, क्या हुआ? कर ली तुमने अपने बाप से बात? क्या बोला? वह आ रहा है या फिर किसी को भेज रहा है? आज मैं भी देखता हूँ, आज मुझे तुम्हें मेरे साथ ले जाने से कौन रोकता है। इन 1.5 सालों में बहुत बार तुम्हारे इन बॉडीगार्ड ने तुम्हारी किडनैपिंग होने से बचाई है, लेकिन आज तुम्हारे ये बॉडीगार्ड भी नहीं बचेंगे। और एक बार अगर तुम मेरी पकड़ में आ गई तो धर्मेश खन्ना क्या जोगेंद्र खन्ना तक मेरे सामने अपना सर झुकाएगा। हर्ष कोहली की बातों को सुनने के बाद अब गौरी की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। वह भी हर्ष कोहली की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, हर्ष कोहली, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर इस समय तुम्हारे पिता भी यहाँ पर होते तो वह भी इस तरह से एरोगेंट नहीं होते। और वैसे भी हमारी खन्ना फैमिली तुम्हारी तरह दूसरों की ताकत पर नहीं उछलती है। इन 1.5 सालों में तुम्हारे परिवार ने इतनी तरक्की क्या कर ली? तुम तो अपने आप को देश का राजकुमार समझ बैठे। इस तरह की मिली हुई तरक्की पर इंसान को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, वरना बहुत जल्द वह ऊपर से नीचे भी गिरता है। गौरी की इन बातों को सुनने के बाद अब तो हर्ष कोहली के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। एक पल के लिए अपने खिलाफ बुरे शब्द सुन सकता है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ वह एक शब्द भी सुनना गवारा नहीं करता। उसके हिसाब से अब गौरी खन्ना ने अपनी हद पार कर दी थी। उसके हिसाब से इस पूरे देश में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उनके परिवार के खिलाफ एक भी शब्द बोल सके। इसी कारण उसके गुस्से की ज्वाला इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब से कोहली परिवार का नाम देश की टॉप 5 फैमिलीज में शामिल हुआ है तब से सभी लोग उसके साथ काफ़ी इज्जत से बात करते हैं। और इसी वजह से उसे गौरी का उसके परिवार के खिलाफ इस तरह से बोलना पसंद नहीं आया, जिस वजह से वह अगले ही पल गुस्से में पागल होते हुए अपने सभी योद्धाओं को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ पकड़ो इस लड़की को और गैरों गाड़ी में और ले चलो इसे मेरे ठिकाने पर। मैं भी दिखाता हूँ इस लड़की को जब हर्ष कोहली को गुस्सा आता है तो वह कितना ज़्यादा बेरहम हो जाता है। इस लड़की की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके अगर इसके पूरे खन्ना परिवार की इज्जत का दाजिया नहीं उड़ा दूँ तो मेरा नाम भी हर्ष कोहली नहीं। क्या हर्ष कोहली अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? आखिर गौरी ने किस व्यक्ति को फ़ोन किया है जिस पर उसे पूरा विश्वास है कि वह उसे बचाने जरूर आएगा? क्या होगा जब अर्नव को पता चलेगे हर्ष कोहली की इरादे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए माफिया किंग मुकुट अर्नव, चैप्टर 124, प्रोटेक्टर ऑफ गौरी। जाओ पकड़ो इस लड़की को और गैरों गाड़ी में और ले चलो इसे मेरे ठिकाने पर। मैं भी दिखाता हूँ इस लड़की को जब हर्ष कोहली को गुस्सा आता है तो वह कितना ज़्यादा बेरहम हो जाता है। इस लड़की की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके अगर इसके पूरे खन्ना परिवार की इज्जत का दाजिया नहीं उड़ा दूँ तो मेरा नाम भी हर्ष कोहली नहीं। वहां पर मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि अब गौरी के साथ कितना गंदा और भयानक होने वाला है। वहां पर मौजूद सभी लोग समझ रहे थे कि यह जालिम हर्ष कोहली अब गौरी के साथ क्या करने वाला है, लेकिन हर्ष कोहली के डर से कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और सभी अपने गर्दन झुकाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। गौरी भी हर्ष कोहली की बात सुनकर सहम गई थी। अगर जैसा हर्ष कोहली कह रहा है, अगर वैसा किसी लड़की के साथ हो जाता है तो उस लड़की के लिए सिर्फ आत्महत्या करना ही एक आखिरी रास्ता बचता है। गौरी को पता था कि उसने जिसको फ़ोन किया है वह उसको बचाने के लिए जरूर आएगा।
लेकिन अगर फिर भी वह इंसान समय पर नहीं पहुंच पाया, तो गौरी हर्ष कोहली को उसे छूने से पहले ही आत्महत्या कर लेगी। गौरी अपने इस फैसले पर अडिग थी। इधर उसके गार्ड जैसे ही हर्ष कोहली का ऑर्डर सुनते हैं, तो वह सभी गार्ड अपनी अपनी बंदूकों को लोड करके अब इस बार बिना अपनी मौत के खौफ से फायरिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वह 40 के 40 बॉडीगार्ड तुरंत आगे आते हुए गौरी के चारों तरफ घूम जाते हैं। इधर हर्ष कोहली के भी सभी योद्धा तुरंत गौरी को पकड़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही वह सभी आगे बढ़ते हैं, तो गौरी के चारों तरफ सर्कल में मौजूद सभी गार्ड गौरी को बचाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कोई भी यह नहीं देख रहा था कि गोली सही इंसान पर लग रही है या नहीं। वह सभी बस अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रहे थे। लगातार इतनी सारी गोलियां चलने की वजह से वहां आसपास हल्का हल्का धुआं फैल गया था, और इन गोलियों की बरसात में 10 योद्धा जान से मारे जा चुके थे। हालांकि बाकी के योद्धाओं में से भी कुछ को गोलियां लगी थी, लेकिन वह सभी इतने मजबूत थे कि एक या कुछ गोली उनकी जान नहीं ले सकती थी। तकरीबन 5 मिनट की फायरिंग के बाद सभी की गोलियां खत्म हो गई थी। गोलियां खत्म होने के बाद वह सभी गार्ड बंदूकें फेंक देते हैं और अपनी अपनी कमर से एक एक खंजर निकालकर उन सभी योद्धाओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सभी को इस तरह से रेडी होता देखकर वह योद्धा बाहर आते हैं जिनको गोलियां नहीं लगी थी, और अगले ही पल वह किसी भूखे शिकारी भेड़िया की तरह उन सभी गार्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं, और बड़ी ही बेरहमी के साथ वह उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। इस लड़ाई में हर्ष कोहली के भी 5 योद्धा जान से मारे गए थे। हालांकि हर्ष कोहली के योद्धाओं को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना खन्ना परिवार को हुआ था। हर्ष कोहली के इन योद्धाओं ने खन्ना परिवार की एक टीम को जड़ से खत्म कर डाला था। गौरी जब अपने परिवार के गार्डों को चारों तरफ मरे हुए देखती हैं, तो वह सहम गई थी और अब धीरे धीरे उसके कदम पीछे होने लग गए थे। हर्ष कोहली जब गौरी को इस तरह से डरते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे गौरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में गौरी से कहता है, जाने मन क्यों इतने भाव खा रही हो? तुम्हें तो पता है अब मुझसे उलझने की क्षमता इस पूरे देश में किसी के पास नहीं है। सभी बिजनेस टाइकून को मैं अपने इस जेब में रखता हूं और सरकार को इस जेब में। ये कहते हुए हर्ष कोहली अपने राइट हैंड से अपने पेट की पॉकेट की तरफ इशारा करता है, और वह कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे उसके सामने कोई भी कुछ नहीं हो। हर्ष कोहली गौरी के बहुत करीब पहुंच गया था और वह गौरी को पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ा चुका था, लेकिन वह गौरी के हाथ को पकड़ पाता उससे पहले ही कॉलेज के गेट को तोड़ते हुए काले रंग की गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला कॉलेज के अंदर एंटर करता है। गेट के टूटने की आवाज में सभी को उस तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया था। जब वहां पर मौजूद सभी लोग ये देखते हैं कि 100 से अधिक काले रंग की एसयूवी गाड़ियां सब कॉलेज के अंदर एंटर कर चुकी है, तो सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी लोग देख पा रहे थे कि कॉलेज के अंदर आने वाली गाड़ियों के अलावा भी कॉलेज के बाहर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी थी कि उन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था। अगले ही पल सभी को उन सभी गाड़ियों के पीछे से तेज 7-8 गाड़ियों के इंजन की गुराहट सुनाई देती है। उन गाड़ियों की गुराहट ऐसी लग रही थी जैसे रात के अंधेरे में कोई शैतान बाहर निकल चुका हो। अगले ही पल उन सभी गाड़ियों को चीरते हुए 10 मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियां उस काफिले को चीरते हुए वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उन सभी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ते हुए एक मैरून कलर की रोल्स रॉयस फैंटम आगे आकर रुकती है। हालांकि वहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सारी की सारी रोल्स रॉयस थी, लेकिन यह मैरून कलर की रोल्स रॉयस कस्टम मेड थी जिसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन उस मैरून कलर की रोल्स रॉयस की खिड़की के अंदर से एक मोटा और भारी हाथ बाहर निकला हुआ था। उस हाथ में एक लंबी नाली वाली सिल्वर कलर की रिवाल्वर थी। इस दृश्य ने वहां पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जहां अभी तक सभी लोग हर्ष कोहली की ताकत देखकर डरे हुए थे, वहीं इस दृश्य को देखकर हर्ष कोहली के भी आंखें छोटी हो गई थी। हर्ष कोहली भी समझ गया था कि अगर कोई इंसान इस तरह की एंट्री ले सकता है, तो वह कोई छोटा मोटा इंसान तो होगा नहीं। जब हर्ष कोहली यह सोच रहा था, तब रोल्स रॉयस की खिड़की से बाहर निकला हुआ हाथ हर्ष कोहली की तरफ एम करता है और एक गोली चला देता है। टक्कर, बैंग, टक्कर। गोली चलने की तेज आवाज के साथ हल्के दर्द में एक आह सुनाई देती है। उद्धरण चिन्ह, क्योंकि बंदूक की गोली जैसे ही बैरल को छोड़ती है, तो वह सीधा हर्ष कोहली के उस हाथ की हथेली में जाकर लगती है, जो हाथ इस समय गौरी की तरफ बढ़ा हुआ था। अगले ही पल उन सभी को एक बहुत ही भारी लेकिन एक रौबदार आवाज सुनाई देती है, पीछे हो बे भोअड़ी के। इस आवाज को सुनकर हर्ष कोहली की अंदर तक रोह काम जाती है, और ना चाहते हुए भी हर्ष कोहली गौरी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। हर्ष कोहली जैसे ही पीछे होता है, तो उस रोल्स रॉयस का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक 6.5 फीट का खतरनाक खूंखार इंसान बाहर निकलता है। उस इंसान के होठों के बीच में एक सिगरेट दबी हुई थी और इस इंसान का चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार दरिंदा गोरिल्ला सामने खड़ा हो। इस इंसान की इस तरह की खतरनाक एंट्री ने हर्ष कोहली की पूरी ताकत की ऐसी की तैसी कर दी थी।
जैसे ही यह इंसान नीचे उतरता है तो उसके पीछे पीछे ऐसे नामचीन चेहरे नीचे उतरते हैं जिन्हें देखकर हर्ष कोहली के साथ आए हुए सभी लड़कों की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। उन सभी लोगों के सामने खड़ा ये गोरिल्ला के जैसा दिखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रंजीत राणा था, जो अपने भारी खतरनाक शरीर के साथ भयानक ऑरा लेकर हर्ष कोहली की तरफ बढ़ता है। हर्ष कोहली जब इतने खतरनाक इंसान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वह डर के मारे 2 कदम पीछे ले लेता है। रंजीत राणा हर्ष कोहली के पास पहुंचने के बाद उसकी कॉलर को पकड़कर मरोड़ देता है और उसे ऐसे ऊपर उठा लेता है जैसे किसी बच्चे को ऊपर उठा रहा हो। हर्ष कोहली को अपने लेवल में लेकर आने के बाद रंजीत राणा अपने दूसरे हाथ से अपनी सिगरेट को बाहर निकालता है और सिगरेट के धुएं को हर्ष कोहली के मुंह पर छोड़ते हुए भयानक आवाज में कहता है, मादरजा तेरी इतनी औकात तो गौरी मैम की तरफ आंख उठाकर देखें। इतना कहने के बाद रंजीत राणा हर्ष कोहली के मुंह के ऊपर थूक देता है। थू उद्धरण चिन्ह। अपने इस तरह से बेइज्जती होते देखकर हर्ष कोहली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह रंजीत राणा की आंखों में नहीं देख पा रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे रंजीत राणा के शरीर के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक जंगली आभा महसूस हो रही थी और उस आभा को महसूस कर हर्ष कोहली को ऐसे लग रहा था जैसे रंजीत राणा जब चाहे तब उसे जान से मार सकता है। अपने इसी डर की वजह से हर्ष कोहली अब तक अपनी बेइज्जती सहन कर रहा था, लेकिन इस समय रंजीत राणा का चेहरा तो गुस्से में बिल्कुल तमतमा गया था। वह अगर किसी को मानता था तो सिर्फ अपने मास्टर अर्नव सिंह को मानता था। अर्नव के अलावा उसे इस पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह इस दुनिया के लिए वह खूंखार दरिंदा था जो किसी को भी जान से मार सकता है। उसके लिए इस पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसान थे जिनसे वह बदतमीजी से बात नहीं करता था। पहले उसके मास्टर और उसके मास्टर का प्यार यानी गौरी, और दूसरा उसका मास्टर का परिवार और उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति। बस इसके अलावा वह किसी को भी कुछ नहीं मानता था। उसके लिए तो उसके मास्टर से ऊपर देश का प्रधानमंत्री भी नहीं था। और यहाँ पर तो हर्ष कोहली ने उसके मास्टर के प्यार की तरफ आंख उठाकर देखा थी। अगर इस बात पर भी रंजीत राणा को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या वह इस बात पर प्रसाद बटेगा। इसी कारण से रंजीत राणा हर्ष कोहली को उसी की फरारी के ऊपर फेंक देता है। रंजीत राणा गुस्से में गहरी गहरी सांस ले रहा था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोरिल्ला गुस्से में सांस ले रहा है और उसके नाक से गर्म हवा बाहर निकल रही है। रंजीत राणा हर्ष कोहली के पास जाता है और अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपना मुक्का हर्ष कोहली की फरारी के फ्रंट मिरर पर मार देता है। क्रैक उद्धरण चिन्ह। कांच के टूटने की आवाज के साथ गाड़ी के आगे के शीशे पर पूरे पर दरार फैल गई थी और जैसे ही रंजीत राणा का दूसरा मुक्का उस जगह पर लगता है तो पूरा शीशा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गाड़ी के अंदर चला जाता है। कांच के टूट जाने की वजह से हर्ष कोहली भी गाड़ी के अंदर गिर जाता है। कांच के छोटे छोटे कई टुकड़े हर्ष कोहली के शरीर में घुस जाते हैं, लेकिन रंजीत राणा को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह गाड़ी के बोनट को पकड़कर अपने दोस्त को हाथों से उखाड़ देता है और उसे दूर फेंकते हुए गाड़ी के अंदर हाथ डालते हुए रंजीत राणा हर्ष कोहली की गर्दन को पकड़ लेता है। अपने दांतों से नीचे के होंठ को भींचते हुए दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर हर्ष कोहली के सीने पर दे मारता है। क्रैक उद्धरण चिन्ह। हड्डी के टूटने के एक जोरदार आवाज वहां पर गूंज जाती है। रंजीत राणा को इतना बेरहम होता देखकर उसके साथ आए हुए बाकी के लोग भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। उन सभी को अच्छे से पता था कि रंजीत राणा एक ऐसा पागल इंसान है जो गुस्सा होने के बाद किसी के भी कहने से नहीं रुकता। उद्धरण चिन्ह। हड्डियों के टूटने की आवाज के अगले ही पल हर्ष कोहली की जोरदार चीख वहां पर गूंज जाती है। इस समय हर्ष कोहली दर्द में कराह रहा था, लेकिन रंजीत राणा दोबारा से उसे मुक्का मारने के लिए तैयार था और इस बार उसका टारगेट हर्ष कोहली का सर था। अपने मास्टर पर इस तरह से बेरहमी से हमला होते देखकर अब वह सभी योद्धा ना चाहते हुए भी रंजीत राणा के सामने आने लग जाते हैं। हालांकि उन सभी को अपनी मौत का डर था, लेकिन उनके मास्टर की मौत उनकी मौत से ज्यादा कीमती थी और इसी कारण से वह रंजीत राणा को रोकने के लिए उसके पास आने लग जाते हैं और एक पलक झपकने के साथ रंजीत राणा के शरीर पर 10 योद्धा हमला कर देते हैं। और जैसे ही रंजीत राणा के साथ आए हुए लोग इस दृश्य को देखते हैं तो अपना सिर पीट लेते हैं। रंजीत राणा के साथ हरियाणा की टॉप 5 फैमिलीज में से 4 फैमिली के फैमिली हेड मास्टर गणेश भक्त और उनका स्टूडेंट गोल्डी, नारा परिवार का राजा पारस नारा और नारा परिवार की पूरी फोर्स, चौधरी परिवार की शाखा परिवार का फैमिली से उत्कर्ष चौधरी, अंडरवर्ल्ड डॉन वसंत भाई और उनके गुरु रघु दादा, वह सभी यहाँ पर आए हुए थे। रंजीत राणा के ऊपर 10 योद्धाओं के द्वारा हमले होते देखकर वसंत भाई रघु दादा की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर अब आपका क्या कहना है, इनमें से कौन कौन जिंदा बचेगा? मेरे हिसाब से तो ये जितने सारे योद्धा है उस हिसाब से इनमें से 20-30 तो जिंदा बच जाएंगे। वसंत भाई की बात सुनने के बाद उसके बगल में खड़ा रघु दादा अपनी गर्दन घुमाते हुए वसंत को देखता है और दोबारा से अपनी गर्दन को रंजीत की तरफ करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है,
अगर वह मेरा ही स्टूडेंट होता और बात अगर पहले की होती तो मैं कहता इनमें से 20-30 जिंदा बच जाएंगे। लेकिन अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर वहां पर रंजीत की जगह तुम होते हैं तो शायद 20 योद्धा जिंदा बच जाते, लेकिन इनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अगर यह अभी बचकर भागने की कोशिश करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2 मिनट भी यह सभी यहाँ पर रुक गए तो मैं कहूँगा मौत इनके पास नहीं आई, बल्कि यह खुद मौत के पास चले गए अपनी जिंदगी को उसे देने। क्या रंजीत राणा सच में हर्ष कोहली के सभी योद्धाओं को जान से मार देगा? अर्नव जब यहाँ पर आएगा तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगा? क्या सच में कोहली परिवार इतना ताकतवर हो गया है कि वह अब किसी को कुछ नहीं समझ रहा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ते रहिए माफिया किंग मुकुट अर्नव। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और इस कहानी को अच्छी रेटिंग देना ना भूलें ताकि इस कहानी के नए चैप्टर बनाने के लिए मेरा मनोबल बना रहे। इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी का आनंद उठा सकें। हमारी इस कहानी के नए चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर 125 ब्लड लाइन अवेकनिंग। अगर वह मेरा ही स्टूडेंट होता और बात अगर पहले की होती तो मैं कहता इनमें से 20-30 जिंदा बच जाएंगे। लेकिन अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर वहां पर रंजीत की जगह तुम होते हैं तो शायद 20 योद्धा जिंदा बच जाते, लेकिन इनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अगर यह अभी बचकर भागने की कोशिश करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2 मिनट भी यह सभी यहाँ पर रुक गए तो मैं कहूँगा मौत इनके पास नहीं आई, बल्कि यह खुद मौत के पास चले गए अपनी जिंदगी को उसे देने। रघु दादा ने अभी इतना ही कहा था कि अगले ही पल उनके कानों में किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद रघु दादा उसे आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं जहां से वह चिल्लाने की आवाज़ आई थी। ये जोर से चिल्लाने की आवाज़ किसी और ने नहीं बल्कि रंजीत राणा ने निकाली थी। इस समय रंजीत राणा का गुस्सा उसके चरम पर था, जिस वजह से गुस्से में रंजीत राणा की आंखें एकदम लाल होना शुरू हो गई थी। अपने होठों में मौजूद सिगरेट को बाहर निकालकर अपने हाथ से पीस देता है। गुस्से की वजह से रंजीत राणा मुंह खोलकर लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा था। पता नहीं रंजीत राणा के शरीर में क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल रंजीत राणा के दांत किसी खूंखार गोरिल्ला की तरह नुकीले होने लग जाते हैं। रंजीत राणा के दांतों की लंबाई 1 इंच से ज़्यादा हो जाती है। रंजीत राणा का शरीर पहले ही किसी खूंखार दरिंदे के जैसा था, लेकिन अब उसकी लंबाई आधा फीट और बढ़ गई थी और उसका शरीर पहले से ज़्यादा गठीला हो गया था। इस समय रंजीत राणा का शरीर किसी किंग कोंग के जैसा खतरनाक हो गया था। अचानक से रंजीत राणा के शरीर के पीछे एक नीले रंग की परछाई नजर आती है, जिसके शरीर के अंदर से पीले रंग की बिजली बाहर निकल रही थी। रंजीत राणा के शरीर के पीछे नीले रंग और नीले बालों में एक गोरिल्ला की परछाई नजर आती है, जिसने एक कवच डाल रखा था, लेकिन ये परछाई एक पल से भी कम समय के लिए रही थी। इस परछाई की एक झलक को सिर्फ रघु दादा ही देख पाए थे, लेकिन भले ही कोई भी इस परछाई को नहीं देख पाया था, फिर भी इसके प्रकट होने के अगले ही पल सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। अगले ही पल रंजीत राणा अपने सीने को किसी किंग कोंग की तरह पिटता है और हर्ष कोहली के योद्धाओं के ऊपर कहर बनकर बरस पड़ता है। रंजीत राणा किसी खूंखार जानवर की तरह बेरहमी से उन सभी योद्धाओं को जान से मार रहा था। रघु दादा जब रंजीत राणा को देखते हैं तो वह ये देख पा रहे थे कि रंजीत राणा के हर प्रहार में उसके शरीर से पीले रंग की बिजली की ऊर्जा निकल रही है। उस ऊर्जा को महसूस कर खुद रघु दादा के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह पीले रंग की बिजली ऊर्जा कोई जंगली बिजली ऊर्जा लग रही थी। रंजीत राणा अपनी वह बेरहमी दिखा रहा था जो उसने आज से पहले कहीं पर भी नहीं दिखाई थी। रंजीत राणा की आंखें इस समय गुस्से में बिल्कुल लाल थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से आग बरस रही है। रंजीत राणा की रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि उसे आम इंसानों की आंखों से देखना नामुमकिन हो गया था। रंजीत राणा ने अपने सिर्फ खाली हाथों से बिना किसी हथियार के योद्धाओं के शरीरों को फाड़ डाला था। यहाँ तक कि रंजीत राणा अपने नुकीले दांतों से लोगों के मांस को उनके शरीर से उखाड़कर भी फेंक रहा था। इस दृश्य ने वहां पर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैला दी थी। कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे इस दृश्य को देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए थे। उनमें से किसी के पास भी इस तरह का कलेजा नहीं था जो इस तरह के बेरहमी भरे दृश्य को देख सके। खुद रंजीत राणा के साथ आए हुए मौत की होली खेलने वाले लोग भी इस दृश्य को देखकर सिहर गए थे। रंजीत राणा ने कॉलेज में हर्ष कोहली के सभी योद्धाओं को मौत का तांडव दिखा दिया था। रंजीत राणा की इसी बेरहमी के कारण पूरा फर्श खून में भीग चुका था, जिस वजह से वहां पर भारी मात्रा में खून की गंध फैल गई थी। रंजीत राणा आखिरी बचे योद्धा को उसकी दोनों टांगों से पकड़ता है और बीच में से फाड़ देता है। उस योद्धा को बीच में से फाड़ने के बाद रंजीत राणा उस योद्धा के शरीर को एक एक हाथ में पकड़कर जमीन पर बेरहमी से पटकने लग जाता है, जिस वजह से वहां की जमीन पर उस योद्धा के शरीर से निकला हुआ खून फैल जाता है।
शरीर के बार बार जमीन से टकराने से शरीर का कचुम्बर बन चुका था और उसके अंदरूनी अंग भी उसके शरीर से निकलकर इधर उधर फैल गए थे। ये दृश्य देखने में काफी ज्यादा घिनौना था। रंजीत राणा के इस खूंखार रूप ने हर्ष कोहली की आत्मा तक में डर पैदा कर दिया था। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह का दृश्य नहीं देखा था, जिस वजह से वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। रघु दादा और वसंत भाई गौरी को पहले ही एक गाड़ी में बैठा चुके थे और गाड़ी के चारों तरफ उनके साथ आए हुए आदमी खड़े थे। गौरी गाड़ी के अंदर से बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन बाहर से आ रही खौफ भरी आवाज़ों ने उसके भी दिल में डर पैदा कर दिया था। रंजीत राणा ने उस आखिरी वाले योद्धा के शरीर पर मांस का एक हल्का सा भी हिस्सा नहीं छोड़ा था और पलक झपकते के साथ पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया था। इस समय रंजीत राणा के साथ आए हुए सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि रंजीत राणा को किस तरह से रोका जाए। जब सभी लोग ये सोच रहे थे, तभी सभी को आसमान से एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ में किसी को भी कोई भी आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अगले ही पल सभी को एक आवाज़ बिल्कुल साफ तरीके से सुनाई देती है। वह आवाज़ इतनी तेज और इतनी क्लियर थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी उस आवाज़ के नीचे दब गई थी। रंजीत, शांत हो जाओ। जैसे ही सभी लोग यह आवाज़ सुनते हैं तो सभी अपनी गर्दन उठाकर हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लग जाते हैं। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे थे तो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया था, लेकिन हवा में ही हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खुलता है। अगले ही पल एक नौजवान लड़का हेलीकॉप्टर के बाहर अपने पैर रखता है और धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, लेकिन उस इंसान के पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था। वह इंसान हवा में ऐसे चल रहा था जैसे हवा का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर मौजूद सभी लोग उस लड़के का चेहरा देखते हैं तो जितने भी जाने माने चेहरे थे वह सभी उस लड़के के सम्मान में अपनी गर्दन झुका लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट सभी उस जगह से छोड़कर बिल्डिंगों में छुप गए थे और जब वह सभी भी एक इंसान को ऐसी हवा में चलते हुए देखते हैं तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस समय कोई सबसे ज़्यादा हैरान था तो वह टीचर अतुल धींगरा थे। उन्हें अच्छे से पता था कि हवा में सिर्फ वही इंसान उड़ सकता है जो ग्रैंड मास्टर रैंक में पहुंचकर विंड एलिमेंट को समझ लेता है, और सिर्फ विंड एलिमेंट वाले ग्रैंड मास्टर ही हवा में उड़ने की काबिलियत रखते हैं। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो हवा में उड़ने की काबिलियत ग्रैंड मास्टर रैंक से ऊपर के रैंक के योद्धाओं के पास होती है। और जिस तरह से ये लड़का हवा में चल रहा है उसके लिए किसी को एम्परर या फिर लॉर्ड रैंक का योद्धा बनना होता है, लेकिन उस रैंक के योद्धा भी हवा को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसी कारण से ही टीचर अतुल धींगरा का दिमाग खराब हो रहा था। वह बस ये सोच रहे थे कि हवा से नीचे उतरने वाला ये होता आखिर है कौन और यह किस रैंक का योद्धा है। लेकिन जैसे ही टीचर अतुल धींगरा उस योद्धा का चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ देखे जा सकती थी। हैरानी की वजह से उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन अगले ही पल हैरानी के कारण उनके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं। ये लड़का इतना ताकतवर कब हुआ? इस लड़के को देखकर टीचर अतुल धींगरा इस लड़के को पहचान गए थे। बहुत से स्टूडेंट भी इस लड़के का चेहरा देखकर पहचान चुके थे, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्नव सिंह था। अर्नव सीधा रंजीत राणा के बगल में नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद अर्नव रंजीत राणा के शरीर के ऊपर अपना हाथ रखता है। अर्नव के हाथ रखने के अगले ही पल रंजीत राणा ऐसे शांत हो जाता है जैसे किसी पालतू जानवर को उसका मालिक मिल गया हो। रंजीत राणा के शांत होने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर नॉर्मल हो जाता है। अर्नव रंजीत राणा की तरफ देख रहा था और जब रंजीत राणा नॉर्मल हो जाता है तो वह तुरंत अर्नव के सामने अपना सर झुका लेता है। अर्नव अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ रंजीत राणा से कहता है, मानना पड़ेगा काफ़ी प्रतिभाशाली हो और सबसे वफादार भी। तुमने मेरे लिए यह नरसंहार किया, शुक्रिया। मुझे काफ़ी दूर से ही महसूस हो गया था कि तुमने अपनी प्राचीन वानर रक्त रेखा को जागृत कर लिया है, लेकिन इस रक्त रेखा को जागृत करने में तुम्हें थोड़ा समय लग गया। अगर समय पर मैं तुम्हारे साथ होता तो इस रक्त रेखा को तुम बहुत पहले ही जागृत कर लेते। शायद तुम्हें पता हो तो मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि तुम्हारे पास कुछ विशेष है। मैं उस समय इसी बारे में बातें कर रहा था। अब तुमने अपने रक्त रेखा को जागृत कर लिया है तो तुम अब से 24 घंटे मेरे साथ रहोगे। इतना कहने के बाद अर्नव एक पल के लिए चुप होता है और फिर जमीन पर हुए नरसंहार को देखते हुए कहता है, वैसे मुझे बताओगे तुमने ये सब क्यों किया? वहां पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अर्नव को इस दृश्य को देखकर बिल्कुल भी हैरानी या फिर घिन नहीं आ रही थी। हालांकि अगर पहले वाला अर्नव होता तो वह इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाता, लेकिन जब से उसे अपने गुरुदेव की यादें प्राप्त हुई है तब से उसके लिए इस तरह के दृश्य आम हो गए थे। उसकी यादों में इससे भी भयंकर भयंकर और बेरहमी भरे दृश्य थे। अर्नव की बात सुनने के बाद रंजीत राणा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था।
वह इस समय इतना ज़्यादा खुश था कि जैसे किसी छोटे बच्चों को उसका मनपसंदीदा खिलौना मिल गया हो। लेकिन अर्नव का सवाल सुनने के बाद रंजीत राणा अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल में करता है और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अर्नव को बताना शुरू करता है। मास्टर, मुझे गौरी मैम का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, और जब मैं यहाँ पर आया तो कोहली परिवार का हर्ष कोहली गौरी मैम को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और हर्ष कोहली की इस हरकत को देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, और फिर मैंने ये कर दिया। ये सब कहते हुए रंजीत राणा थोड़ा घबरा रहा था। वह घबरा इसलिए रहा था क्योंकि उसकी इस हरकत को सुनकर शायद उसके मास्टर उस पर गुस्सा करेंगे। वही बाकी लोगों का भी यही सोचना था कि अर्नव अब रंजीत राणा को गुस्से में डांटना शुरू करेगा, क्योंकि हर्ष कोहली आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ कोई खिलवाड़ किया जा सके, और जैसा रंजीत राणा और सभी ने उम्मीद की थी। रंजीत राणा की बात सुनकर अर्नव को गुस्सा आया था और वह गुस्से में रंजीत राणा की तरफ देखते हुए उसे डांट लगाते हुए कहता है, क्या हर्ष कोहली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? तुमने इन लोगों को जान से मार डाला क्यों? तुम्हें उस हर्ष कोहली को जान से मारना चाहिए था। खैर छोड़ो, मुझे बताओ कहाँ है वो मार्चो? उसकी माँ बहन एक नहीं कर दी तो मेरा नाम भी अर्नव सिंह नहीं। वहाँ मौजूद सभी लोगों को उम्मीद थी कि रंजीत राणा की बात सुनकर अर्नव को गुस्सा आएगा और वह उस पर गुस्सा करेगा, आखिर उसने क्यों ये कदम को उठाया। उन्हें लगा था कि भले ही हर्ष कोहली गौरी को किडनैप करना चाहता है, लेकिन अर्नव फिर भी हर्ष कोहली को थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देगा। लेकिन यहाँ पर अर्नव रंजीत राणा पर गुस्सा तो हुआ, लेकिन इस बात पर कि उसने हर्ष कोहली को जिंदा क्यों छोड़ दिया। इधर अर्नव की बात सुनने के बाद रंजीत राणा पहले तो काफ़ी निराश था, लेकिन जैसे ही वह अर्नव की पूरी बात सुनता है तो उसकी आंखों में खौफनाक चमक नजर आने लग जाती है। वह तुरंत अर्नव की तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा, लेकिन सच में मैं उसे जान से मारना वाला था, लेकिन उसके ये चिलगोजे मुझे रोकने के लिए बीच में आ गए, और इसी कारण मुझे इन सबको मौत की लोरी सुनानी पड़ी। अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं अभी इसी वक्त उस हर्ष कोहली के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। रंजीत राणा की इस बात को सुनने के बाद अर्नव की आंखों में मौजूद मौत की खौफनाक चमक हल्की कम होती है, और फिर वह रंजीत राणा की तरफ देखते हुए बिना किसी इमोशन के अपनी कोल्ड वॉइस में रंजीत राणा से कहता है, ये सभी मौत के ही हकदार थे। इन्हें पता होना चाहिए था जब मैं या मेरे आदमी कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा मेरी अदालत में सिर्फ मौत है, मौत। और इस कोहली परिवार के लड़के ने तो मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप करने की कोशिश की थी, तो इसको इतनी आसानी से मौत कैसे मिल सकती है? इसको तो अब वह मौत मिलेगी जिसको सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। और वैसे भी इस कोहली परिवार से तो मेरा पुराना भी हिसाब किताब है। क्या अर्नव अब सच में कोहली परिवार के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाला है? कोहली परिवार अपने बेटे की इस हालात का बदला कैसे लगा? क्या होगा अब आगे आने वाली कहानी में ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। माफिया किंग मुकुट अर्नव, चैप्टर 126 मर्सिलेस अर्नव। ये सभी मौत के ही हकदार थे। इन्हें पता होना चाहिए था जब मैं या मेरे आदमी कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा मेरी अदालत में सिर्फ मौत है, मौत। और इस कोहली परिवार के लड़के ने तो मेरी होने वाली पत्नी को किडनैप करने की कोशिश की है, तो इसको इतनी आसानी से मौत कैसे मिल सकती है? इसको तो अब वह मौत मिलेगी जिसको सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। और वैसे भी इस कोहली परिवार से तो मेरा पुराना हिसाब किताब भी है। इतना कहने के बाद अर्नव धीरे धीरे कदमों से हर्ष कोहली की तरफ जाने लगता है। हर्ष कोहली की गाड़ी के पास पहुंचने के बाद जिसके अंदर हर्ष कोहली पड़ा हुआ था, अर्नव एक झलक तो उसे देखता है, और उसे देखते के साथ अर्नव की आंखें किसी खूंखार दरिंदे की आंखों में बदल जाती हैं। रंजीत राणा ने उस गाड़ी की हालत बुरी तरह से खराब कर रखी थी। अर्नव उस गाड़ी के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी बिजली तत्व की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के अंदर अपनी बिजली तत्व की शक्तियों को भारी मात्रा के साथ परवाह करने लग जाता है। अगले ही पल हाई वोल्टेज के तारों में दौड़ती हुई बिजली की तरह आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। चर्रर उद्धरण चिन्ह। जब ये सब चल रहा था तभी अचानक से अर्नव के हाथ से इतनी भयंकर बिजली के गड़गड़ाहट सुनाई देती है जैसे किसी तूफान में बादलों के अंदर बिजली कड़कड़ाती हो। अगले ही पल वह गाड़ी अर्नव के हाथ से निकली बिजली के अंदर से झुलस जाती है। उस गाड़ी का जितना भी मटेरियल कार्बन फाइबर से बना हुआ था वह सभी पार्ट्स बुरी तरह से जल जाते हैं। गाड़ी के अंदर मौजूद हर्ष कोहली की त्वचा भी बुरी तरह से जल गई थी। जहां थोड़ी देर पहले तक हर्ष कोहली किसी डिसेंट व्यक्ति की तरह लग रहा था, अब उसकी हालत किसी भिखारी से भी बुरी हो चुकी थी। उसके शरीर के कपड़े लगभग जल गए थे। उस गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लग गया था। अर्नव हर्ष कोहली को उस गाड़ी के अंदर से बाहर निकालता है और उसे जमीन पर ऐसे फेंकता है जैसे कोई कचरे की थैली हो। हर्ष कोहली को गाड़ी से बाहर फेंकने के 10-15 सेकंड बाद गाड़ी में एक बड़ा धमाका होता है और गाड़ी आग की लपटों में ढक जाती है।
अर्नव के हाथ से निकली बिजली ने गाड़ी के इंजन को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, जिस वजह से बिजली और पेट्रोल के संपर्क में आने से गाड़ी में धमाका हो गया था। हालांकि अर्नव को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही हर्ष कोहली को गाड़ी से बाहर निकाल लिया था। हर्ष कोहली इस समय जमीन पर गिरा हुआ था। अर्नव सीधा जाकर हर्ष कोहली के सीने के ऊपर अपना पैर रख देता है। अर्नव ने हर्ष कोहली के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी हर्ष कोहली को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद अर्नव रणजीत राणा की तरफ देखता है और चुटकी बजाते हुए उसे उंगलियों से कुछ इशारा करता है। रणजीत राणा अर्नव के इशारे को तुरंत समझ जाता है और तुरंत उसके पास जाते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट की डिब्बी निकालकर अर्नव की तरफ बढ़ा देता है। अर्नव उसके अंदर से एक सिगरेट निकलता है और उसे अपने होठों के बीच में रखने के बाद रणजीत राणा के लाइटर से कॉफ़ी स्टाइल में सिगरेट को जलाता है। सिगरेट जलाने के बाद अर्नव बिना सिगरेट को अपने मुंह से निकलते हुए अपने मुंह के दूसरी साइड से सिगरेट के धुएं को बाहर निकालता है। इसके बाद अर्नव उस लाइटर को वापस रणजीत राणा की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल अर्नव अपने हाथ को हवा में घुमाता है और एक बरेटा M9 हवा में ही पकड़ लेता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव ने कोई जादू किया है, लेकिन अगर किसी ने ध्यान से अर्नव के हाथ को देखा होगा तो जैसे ही अर्नव ने अपना हाथ हवा में किया था, अगले ही पल उसके हाथ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बन गया था, जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और उसी अंधेरे के अंदर से यह बंदूक बाहर निकली थी। अगर नॉर्मल वे में कहा जाए तो अर्नव ने इस बंदूक को अपनी स्पेस रिंग से निकाला था। बंदूक को बाहर निकालने के बाद अर्नव बंदूक को लोड करता है। अर्नव के राइट हैंड में बंदूक थी और अर्नव का राइट पैर ही हर्ष कोहली के सीने पर था। अर्नव एक गहरा कश लेते हुए अपने दूसरे हाथ से सिगरेट को बाहर निकलता है। इसके बाद अर्नव हर्ष कोहली के सीने के ऊपर अपने पैर से हल्का दबाव बनाता है। अर्नव के पैर के दबाव की वजह से हर्ष कोहली चीख पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हर्ष कोहली चीखने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसके अगले ही पल सभी को बंदूक के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। टक्कर, बैंग टक्कर। जैसे ही गोली चलने के बाद सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो अर्नव के हाथ में मौजूद बंदूक का पॉइंट हर्ष कोहली का मुंह था। इस समय हर्ष कोहली का मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी पलक नहीं झपक रही थी और उसके सिर के आसपास जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। टक्कर, बैंग टक्कर, टक्कर, बैंग टक्कर, टक्कर, बैंग टक्कर। कोई कुछ समझ पाता उसके बाद सभी को 3 बार और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और इस बार सभी ने बिल्कुल साफ तरीके से देखा था कि अर्नव ने एक गोली हर्ष कोहली के मुंह के अंदर गोली चलाई है और बाकी की दोनों गोलियां हर्ष कोहली की आंखों को फोड़ते हुए उसके सॉकेट में घुस गई थी और हर्ष कोहली के स्कल को बुरी तरह से डैमेज करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। अर्नव की गोलियां जैसे ही हर्ष कोहली की आंखों को फोड़ते हुए खोपड़ी के अंदर घुसी थी तो आंखों के फूटने की वजह से लगभग 2.5 फीट ऊपर तक खून का फवारा उछला था। ये दृश्य देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा बेरहमी भरा था और कुछ देर पहले उन्होंने रणजीत राणा की जो बेरहमी देखी थी वह ट्रेलर था, तो यह फिल्म थी एक ऐसे बेरहम इंसान की जिसे कोई भी प्रवोक नहीं करना चाहेगा। वहां पर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में इस समय ठंडक फैल चुकी थी। सामने हुई बेरहमी की वजह से उनके शरीर का प्रत्येक रोंगटा उनकी सेफ्टी के लिए खड़ा हो चुका था। इस समय सभी को उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिस इंसान के चेहरे पर एक इंसान को जान से मरते वक्त भी कोई इमोशन नहीं आया था। यहाँ पर हुई बेरहमी की वजह से प्रत्येक इंसान के शरीर में खौफ की वजह से हरन दौड़ गई थी। हर्ष कोहली के साथ आए हर इंसान को अच्छे से पता था कि हर्ष कोहली कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आज उसी हर्ष कोहली की लाश उन सभी के सामने पड़ी थी। वह सभी समझ गए थे कि भले ही उनके पास कितनी ही पावर क्यों ना आ जाए, लेकिन वह सामने खड़े लड़के से नहीं उलझ सकते। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि सामने मौजूद लड़का फैसला ऑन द स्पॉट करता है, बात के लिए वह कुछ भी नहीं छोड़ता। और उस लड़के की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह कुछ भी करने से पहले परिणामों के बारे में नहीं सोचता था। अपने हाथ में मौजूद बंदूक को अर्नव स्पेस रिंग में रखने की जगह इस बार अपनी कमर के ऊपर टांगता है और फिर अपने हाथ में मौजूद सिगरेट के रनिंग डैश पफ लेते हुए रणजीत राणा के साथ आए हुए लोगों से मिलने जाता है। रणजीत राणा के साथ आए हुए सभी लोग जब अर्नव को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो तुरंत उसके सम्मान में अपना अपना सर झुका लेते हैं। अर्नव एक जगह पर रुककर वहां पर मौजूद उन सभी लोगों को देखता है और फिर सभी को नज़रअंदाज करते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस समय जिस गाड़ी में गौरी बैठी हुई थी, गौरी की गाड़ी को घेरे हुए सभी गार्ड तुरंत अर्नव के लिए जगह बना देते हैं। गाड़ी के पास पहुंचने के बाद अर्नव अपनी गर्दन घुमाते हुए रणजीत राणा को देखता है और अपनी चुटकी बजाता है और इसके बाद अर्नव कुछ नहीं करता, बस गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट बैठ जाता है। इधर रणजीत राणा किसी बंदूक से निकली गोली की तरह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ता है और खुद ड्राइवर वाला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रणजीत राणा के गाड़ी के स्टार्ट करने के तुरंत बाद सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं
और सभी की गाड़ी एक साथ स्टार्ट होती है। एक साथ सभी गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने की वजह वहां पर किसी शेर के दहाड़ने के जैसे आवाज़ गूंज जाती है, और अगले ही पल वह सभी लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद वहां पर एक इंसान बच गया था, जो वहां पर हुई तबाही को देखकर एक लंबी आह भरता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि वसंत भाई था। वसंत भाई अपने सभी आदमियों को उसे जगह को साफ करने का ऑर्डर देता है, और वह खुद भी वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। सबसे आगे इस समय एक ब्लू कलर वोल्वो X90 चल रही थी। उस गाड़ी को इस समय रंजीत राणा ड्राइव कर रहा था, और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर इस समय एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की इस समय उस लड़के की बाहों में थी और वह लगातार रो रही थी। लगातार रोने की वजह से उस लड़की के दोनों गालों पर रोने के निशान बन गए थे। वह लड़का उस लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए उसे टाइट अपने सीने से लगाए हुए था, और दूसरे हाथ से उस लड़की के सिर को सहला रहा था। हालांकि वह लड़का उस लड़की से कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके उस लड़के ने अपने चेहरे पर वह इमोशन नहीं आने दिए थे। लेकिन उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था, क्योंकि उसकी आंख किसी खूंखार दरिंदे की तरह गुस्से की ज्वाला में धधक रही थी। उस लड़के की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नरक के शैतान को छेड़ दिया हो। रंजीत राणा गाड़ी चला रहा था, लेकिन चलाते चलाते अचानक से उसकी नज़र बैक मिरर पर चली जाती है। बैक मिरर में रंजीत राणा को अपने मास्टर अर्नव का चेहरा दिखाई देता है। रंजीत राणा अपने मास्टर अर्नव की दोनों आंखों में काले रंग के दो भंवरों को घूमते हुए देखता है। उन दोनों भंवरों के बीच में रंजीत राणा को दो लाल रंग की खूंखार आंखें दिखाई देती हैं। जो रंजीत राणा अपनी बेरहमी के लिए प्रसिद्ध था, वह जब उन आंखों को देखता है तो उसकी पूरी कमर पसीने से भीग जाती है। रंजीत राणा तुरंत अपनी नज़रें शीशे के ऊपर से हटा लेता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने अर्नव की वह दोनों खतरनाक आंखें दिखाई देती हैं। अब तक डर के मारे रंजीत राणा का गला तक सूख गया था। जब से रंजीत राणा ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पैर रखा है, तब से लेकर अब तक वह इस तरह से कभी भी नहीं डरा था। लेकिन आज सिर्फ एक इंसान की आंखों को देखकर ही उसे इस तरह का डर महसूस हो गया था। वह ये सोचना ही नहीं चाहता था कि कोई इंसान सिर्फ आंखों से ही इतना डरा सकता है, तो वह एक्शन में आएगा तो क्या करेगा। इधर अर्नव गौरी की कमर को सहलाते हुए अपनी भारी और खतरनाक आवाज में रंजीत से कहता है, रंजीत जहां जा रहे थे उसका प्लान कैंसिल करो। अब ये गाड़ी रुकेंगी तो सिर्फ कोहली मैंशन। बहुत उड़ लिए ये कोहली परिवार वाले, अब इन्हें बताना पड़ेगा कि अर्नव सिंह से उलझने का क्या नतीजा होता है। चैप्टर 127 रंजीत का गुस्सा। रंजीत जहां जा रहे थे उसका प्लान कैंसिल करो। अब ये गाड़ी रुकेंगी तो सिर्फ कोहली मैंशन। बहुत उड़ लिए ये कोहली परिवार वाले, अब इन्हें बताना पड़ेगा कि अर्नव सिंह से उलझने का क्या नतीजा होता है। अर्नव की तरह खाने के तुरंत बाद रंजीत राणा अर्नव के ऑर्डर को मारते हुए तुरंत गाड़ी को फिल्मी स्टाइल में घुमाते हुए यूटर्न ले लेता है। रंजीत राणा उन दोनों खतरनाक आंखों को देखकर अब अर्नव के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता था। रंजीत राणा गाड़ी में लगे कम्युनिकेशन को ऑन करते हुए सभी को कोहली मैंशन आने को कहता है। रंजीत राणा की गाड़ी इस समय सभी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए बिजली की रफ्तार से गुरुग्राम की तरफ बढ़ रही थी। इधर रंजीत राणा की गाड़ी झज्जर जिले को पार कर पाती उससे पहले ही उसके दिए गए ऑर्डर के अनुसार अर्नव की सपोर्ट में जितने भी लोग थे, सभी अपने अपने बड़े बड़े काफिलों को लेकर रंजीत राणा की गाड़ी के पीछे आ चुके थे। इस समय रंजीत राणा की गाड़ी के पीछे 300 से 400 गाड़ियां दौड़ रही थी, जो इस और इशारा कर रही थी कि आज तो जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस तरह के काफिले को देखकर पूरा रोड खाली करवा दिया गया था। इस काफिले को इस तरह से बेबाकी से रोड पर दौड़ते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन गाड़ियों के अंदर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए रोड के नियम बनाए ही नहीं गए हैं। 1 घंटे के बाद ये सभी गाड़ियां गुरुग्राम के एक पोश इलाके में पहुंच गई थी। यहाँ पर घरों की कीमत करोड़ों से कम की नहीं थी। यहाँ पर सबसे सस्ते घर की कीमत भी 25 करोड़ से ज़्यादा थी। इस इलाके में घरों की संख्या तकरीबन 100 से ज़्यादा थी, और यह पूरी की पूरी सोसाइटी कोहली परिवार के अंदर आती थी। इस सोसाइटी के काफ़ी गहराई में एक बहुत ही अलग जगह थी। इस जगह की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई जंगली हो। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान मैंशन बना हुआ था। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि कोई भी एक बार देख ले तो इस दृश्य में खो जाए। नेचर और आधुनिकता का इतना अच्छा तालमेल कहीं पर भी देखने को नहीं मिल सकता था। यह मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसमें हर तरह की सुख सुविधा थी। यहाँ तक कि एक मिनी प्राइवेट जेट को उड़ने के लिए एक प्राइवेट रनवे भी बना हुआ था। अर्नव की सभी गाड़ियाँ उस मैंशन तक जाने के लिए जंगल के बीचों बीच जाने वाले रास्ते पर चढ़ पाती उससे पहले ही वहाँ पर 1 दर्जन से अधिक बॉडीगार्ड आकर खड़े हो चुके थे और पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई इंडियन नहीं बल्कि फिरंगी है। उन सभी बॉडीगार्ड के हाथों में बहुत ही आधुनिक हथियार मौजूद थे।
जैसे ही अर्नव की गाड़ी को रोका जाता है तो रंजीत राणा तुरंत गाड़ी से बाहर आता है और उन फिरंगियों की तरफ देखते हुए कहता है, ए फिरंगियों, सामने से हटो, हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना कभी पैरों पर खड़े होने का लायक नहीं छोड़ूंगा। रंजीत राणा ने यह बातें कही दबंग तरीके से कही थी, लेकिन उन्होंने फिरंगियों को रंजीत राणा की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। इधर रंजीत राणा भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि उन्हें हिंदी नहीं आती। अब इस समय हास्यपद बात यह हो गई थी कि रंजीत राणा को अंग्रेजी नहीं आती थी। रंजीत राणा भले ही किसी खूंखार जानवर के जैसा लगता हो, लेकिन इस समय वह किसी बच्चे की तरह हरकत कर रहा था। वह अपने लेफ्ट हैंड से राइट साइड की तरफ देखते हुए अपने सर को पीछे से खुजा रहा था। अर्नव की बाहों में इस समय गोरी थी, जो रोने के बाद शांत हो चुकी थी और इस समय अर्नव के कंधे पर सर रखकर बड़ी ही मासूमियत के साथ सो रही थी। अर्नव इस समय गोरी को उसकी नींद से नहीं उठाना चाहता था। अर्नव तुरंत अपना फ़ोन निकालकर रंजीत राणा को एक मैसेज करता है और गाड़ी की चारों विंडो ऊपर कर देता है। इधर रंजीत राणा जब इन सब के बारे में सोच रहा था, अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। रंजीत राणा तुरंत अपना फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ता है। मैसेज को पढ़ने के बाद रंजीत राणा के चेहरे के हाव भाव दोबारा से छोटे बच्चे से बदलकर खूंखार जानवर के जैसे हो जाते हैं। रंजीत राणा जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ता है, उसके शरीर से एक भयानक आभा बाहर निकलने लग जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा जंगली थी। रंजीत राणा के शरीर को देखकर भले ही ये लगे कि उसके पास फुर्ती बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत रंजीत राणा के पास इतनी ज़्यादा फुर्ती थी कि वह फुर्ती के मामले में बंदर तक को पीछे छोड़ सकता था। वह सभी गार्ड रंजीत राणा को जब अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो तुरंत उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। उनमें से एक गार्ड तुरंत ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से वहां पर स्नाइपर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। टक्कर बैंग टक्कर। गोली चलाने के बाद उन सभी का यही सोचना था कि रंजीत राणा को जरूर गोली लगेगी, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत रंजीत राणा तुरंत इतनी तेजी से वहां से हटता है कि वह बंदूक की गोली सीधा जाकर जमीन पर लगती है। जिसने रंजीत राणा के ऊपर गोली चलाई थी, उसने रंजीत राणा के राइट पैर को निशाना बनाया था और उसका निशान लगभग अचूक था। उसका निशान आज तक नहीं चुका था, लेकिन आज पता नहीं कैसे उसकी चलाई गई गोली रंजीत राणा के पैर तक को छू नहीं पाई थी। जब वह सभी इस बारे में सोच रहे थे, तभी उन सभी को अपने सामने खूंखार परछाई खड़ी दिखाई देती है, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। रंजीत राणा उनमें से एक गार्ड की गर्दन को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई पागल गोरिल्ला अपने दुश्मन को पकड़ता है। रंजीत राणा इस समय गुस्से में था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से कोई भी इस तरह से बेबाकी से उसके ऊपर गोली चला देगा, जिस वजह से रंजीत राणा की आंखें गुस्से में लाल होनी शुरू हो गई थी। अगले ही पल उसकी लाल आंखों में गुस्से की ज्वाला प्रकट होती है और उसकी कमर के पीछे एक नीले रंग के गोरिल्ला की परछाई दिखाई देती है, जिसने एक अजीब सा कवच पहन रखा था और उस गोरिल्ला के सिर के ऊपर बैंडेज टाइप का एक मुकुट भी था और उसके शरीर से पीले रंग की ऊर्जा और बिजलियां ऐसे निकलकर चटक रही थी जैसे वह कोई देवता हो। हालांकि यह परछाई एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ही गायब हो गई थी, लेकिन इसकी मौजूदगी गाड़ी में बैठा अर्नव महसूस कर लेता है। वह इस समय प्यार से गोरी के सर को सहला रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उस गोरिल्ला की आभा महसूस होती है, वह तुरंत अपनी नज़रें उठाकर गाड़ी से बाहर रंजीत राणा को देखता है। उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि उसने उस गोरिल्ला की परछाई को काफ़ी ध्यान से देखा था, जिसे देखकर अचानक से अर्नव के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन उन 1 दर्जन से अधिक गार्डों के बारे में सोचते हुए कहता है, ये फिरंगी तो गए, अब इन्हें जीवन दान देने वाला कोई भी नहीं है। अर्नव ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल रंजीत राणा की पकड़ उस गार्ड की गर्दन पर और मजबूत हो जाती है और उसके नाखून धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, जो उसकी त्वचा को चीरते हुए उसके मांस के अंदर घुसने लग जाते हैं, जिस वजह से उस गार्ड को बेइंतहा दर्द हो रहा था। वह उस दर्द को महसूस करते हुए चीखना चाहता था, लेकिन रंजीत राणा की पकड़ उसकी गर्दन पर इतनी ज़्यादा टाइट थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। रंजीत राणा की हथेली की वजह से उसके गले पर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि वह किसी भी पल टूट सकता था। और कुछ सेकंड के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही और वह गार्ड गूंगा हो गया। इस समय दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बिना साउंड की फिल्म चल रही है। इस समय रंजीत राणा को उसके मास्टर अर्नव से पूरी छूट थी कि वह कुछ भी कर सकता है, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए रंजीत राणा और ज़्यादा बेरहम हो जाता है। वह अपने दूसरे हाथ को उठाकर उस गार्ड के सिर के ऊपर रखता है और अपने नुकीले धारदार लंबे नाखूनों का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड के सिर के अंदर अपने नाखून घुसेड़ते हुए उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। खोपड़ी फोड़ने के बाद उसके दिमाग के अंदर अपने नाखून डालकर उसके दिमाग को बुरी तरह से डैमेज करते हुए उसे मौत की नींद सुला देता है। रंजीत राणा को इस तरह की बेरहमी के साथ अपने एक साथी को जान से मारते हुए देखकर उन सभी बाकी के गार्डों की घिघी बंद चुकी थी।
उन सभी को अपने रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे इस समय स्वयं यमराज उन सभी के सामने खड़ा है। लेकिन रंजीत राणा अब कहाँ रुकने वाला था। वह तुरंत उन सभी गार्ड्स के पास जाने लग जाता है और उनकी गर्दनों को ऐसे मरोड़ने लग जाता है जैसे कपड़े को निचोड़ रहा हो। रंजीत राणा उन सभी की गर्दन को 2 से 3 बार 360 डिग्री घुमा देता है, जिस वजह से उन सभी की वहीं पर ही जान चली जाती है। रंजीत राणा शायद आज बेरहमी के मामले में अर्नव से भी ऊपर जा चुका था, और उसका बेरहम होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक तरह की जंगली आभा थी, और उसके पास एक प्राचीन गोरिल्ला का शरीर था, जिसको जानवरों में काफ़ी ज़्यादा बेरहम माना जाता है। इधर सभी को जान से मारने के बाद रंजीत राणा उन्हें उठाकर रोड के दूसरी तरफ फेंक देता है और खुद गाड़ी में आकर बैठकर गाड़ी चलाने लग जाता है। इधर उन सभी गार्ड्स की लाश देखकर अर्नव के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। गाड़ी थोड़ी ही दूरी पर चली थी कि अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर तेज गोलियों की बारिश होने लग जाती है। गाड़ी का शीशा बुलेट प्रूफ था, जिस वजह से गाड़ी के सभी शीशों पर दरारें दिखाई दे रही थी, जिस वजह से बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी सारी गोलियां लगने की वजह से गाड़ी का शीशा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। लेकिन इस बार की इन गोलीबारियों ने गोरी को नींद से जगा दिया था। वह जैसे ही अपने बाहर का दृश्य देखती हैं तो तुरंत चीख पड़ती है और वह डर के दोबारा से अर्नव से जाकर चिपक जाती है। अर्नव जब देखता है कि गोरी दोबारा डर रही है तो उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इस बार रंजीत राणा के भी आंखों में काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था। वह जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर बाहर निकलने वाला होता है, अर्नव तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। रंजीत राणा जब अर्नव का हाथ अपने कंधे पर महसूस करता है तो वह पलटते हुए अर्नव को देखता है। रंजीत राणा इस समय अर्नव की आंखों में मौत नाचते हुए देख पा रहा था। रंजीत राणा की कमर से पसीना बहाना शुरू हो गया था। वह समझ गया था कि आज तो ये कोहली परिवार जड़ से खत्म होगा। जब रंजीत राणा अर्नव की तरफ देख रहा था तो अर्नव उसे गर्दन हिलाते हुए बाहर निकालने के लिए मना करता है। रंजीत राणा भी दोबारा अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। इसके बाद अर्नव गोरी की तरफ मुड़ता है और उसके गालों पर अपना एक हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहता है, जान, मेरा 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आया। अर्नव समझ गया था कि उसकी बात सुनकर गोरी परेशान हो रही है और वह कुछ कहना चाहती है। वह कहने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही अर्नव अपनी हथेली से गोरी के मुंह बंद करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा जिसने तुम्हारी तरफ अपनी नज़र उठाकर देखने की कोशिश है, और जब तक तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा है तब तक कोई भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? ये सब कहते हुए अर्नव इस समय गोरी की आंखों में देख रहा था। वह गोरी की आंखों में अपने लिए चिंता साफ देख पा रहा था। इस समय अर्नव की भी आंखें किसी गहरे समंदर की तरह बिल्कुल शांत थी और उनमें सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। इस समय गोरी अर्नव को रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह सब कुछ अर्नव सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही कर रहा है। इसीलिए वह भी अर्नव के हाथ को अपने मुंह से हटाकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, अर्नव, तुम्हें वापस आना होगा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। गोरी की इस बात पर अर्नव अपनी गर्दन हिलाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, ठीक है मेरी जान, बस तुम चिंता मत करना। नोट: दोस्तों, मुझे पता है रोज अध्याय अपलोड ना करने की वजह से आप सभी मुझसे नाराज हैं, और मैंने आपसे पिछले अध्याय में कहा था कि मुझे नोवेल कंप्लीट करनी है, लेकिन अब वह वार्निंग हट चुकी है। लेकिन कहानी पर लो एंगेजमेंट की वजह से मेरा इंसेंटिव बंद कर दिया गया है। हालांकि इस समय अब मेरे पास आगे की कहानी रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी कहानी में ही अगला सीज़न अपलोड कर सकता हूं, या फिर नई कहानी शुरू कर सकता हूं। लेकिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा। आप सभी मुझे कमेंट में बताएं, क्या मैं इसी के आगे ही अगला सीज़न शुरू कर दूं? चैप्टर 128 एंडिंग ऑन न्यू स्टार्टिंग। गोरी को सांत्वना देने के बाद अर्नव जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो उसके ऊपर गोलियों की बारिश हो जाती है। इधर ऐसा होने के तुरंत बाद ही अर्नव अपने एक हाथ को लहराते हुए अपने सामने एक अदृश्य कवच उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से एक भी गोली उसको छू तक नहीं पा रही थी। अर्नव को पता था कि ऐसे ही लगातार गाड़ी के ऊपर गोलियों की बारिश होती रही तो एक समय के बाद शीशे गोलियों के फोर्स को सहन नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगे, जिस वजह से अंदर मौजूद लोगों को गोली लग सकती है। इस समय अर्नव को गौरी और रंजीत की काफ़ी चिंता थी, इसीलिए अर्नव तुरंत आत्मा कवच तकनीक का इस्तेमाल करके गाड़ियों के ऊपर छोड़ देता है, और जैसे ये होता है तो एक काले रंग की आत्मा वहां पर दिखाई देती है, जो सभी गाड़ियों के ऊपर से होकर चली जाती है। वह आत्मा गाड़ियों के ऊपर से उड़ते हुए एक खौफनाक चीख निकाल रही थी। वह आवाज़ इतनी ज़्यादा तीखी थी कि सभी के कानों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन पलक झपकते के साथ वह आवाज़ आनी बंद हो जाती है और सभी की सभी गाड़ियां काले रंग के कोहरे से ढक जाती है।
इस काले कोहरे को देखकर छुपे हुए सभी गार्ड्स बाहर आ जाते हैं, जो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, लेकिन उनकी गोलियों से इस बार किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा था। अर्नव अपने अदृश्य कवच के पीछे अपने हाथों से अलग अलग तरह की मुद्रा बना रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद जतिन अपने हाथों से मुद्रा बनानी बंद करता है और अपनी आंखों में प्रचंड ज्वाला लिए उन सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है। इस समय उसकी आंखें खून के जैसी लाल हो चुकी थी और अगले ही पल उसका शरीर एक नॉर्मल इंसान की तुलना में बड़ा होने लग जाता है। पलक झपकते के साथ अर्नव का शरीर 6 फुट 6 इंच का हो गया था और किसी राक्षस की तरह उसकी मांसपेशियां कठोर और सख्त हो जाती है। उसके इस रूप को देखकर अगले ही पल आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजलियां जोर जोर से कड़कड़ाने लग जाती है। इस समय अर्नव की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी, खौफनाक और दरिंदों के जैसी हो गई थी। अर्नव अपने हाथ को जमीन की तरफ करते हुए अपनी भयानक, खौफनाक आवाज़ में कहता है, प्रचंड, मेरे हाथ में आओ। अर्नव के ऐसा कहने के अगले ही पल पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक स्केल वाला भूकंप आ गया हो। वह धरती का कंपन इतना खतरनाक था कि वह सभी बॉडीगार्ड अपनी जगह पर सीधे खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही धरती को चीरते हुए लावा की लहर बाहर निकलती है। वह लावा की लहरें अर्नव के हाथ के पास जाकर इकट्ठा होने लग जाती है। अर्नव के हाथ में उस लावा की वजह से एक चौड़ी और खतरनाक तलवार बननी शुरू हो जाती है। वह पूरी तलवार लावा से बनी हुई थी और उसके अंदर लावा दौड़ता हुआ साफ देखा जा सकता था। उस तलवार के ऊपर एक लाल मणि भी था, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वह तलवार देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उस तलवार के हाथ में आ जाने के बाद अर्नव अपनी नज़रों को उठाकर उन सभी गार्ड्स को देखता है। इसके बाद वह अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए तुरंत उनकी तरफ जाने लगता है। अर्नव के हाथों में वह तलवार घूमती हुई ऐसे लग रही थी जैसे उसके हाथ पर कोई तितली नाच रही है। उन सभी के पास आने के बाद अर्नव उनके ऊपर हमला कर देता है। वह तलवार जिस भी गार्ड को जहां से भी छू रही थी, वहां से वह उस गार्ड को जला रही थी। उस तलवार की ताकत इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वह त्वचा, मांस और हड्डी तीनों को सिर्फ छूने भर से जलाकर राख कर रही थी, जिस वजह से वहां पर सभी गार्ड की चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंज जाती है। अर्नव इस समय अपने दुश्मनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने हाथ में मौजूद तलवार को उठाता है और उस आलीशान मैंशन की तरफ फेंक देता है। वह तलवार उस मैंशन की दीवारों को तोड़ते हुए उसके अंदर जाकर गिर जाती है। जैसे ही वह तलवार जमीन पर गिरती है तो उस तलवार में लगी मणि फूट जाती है, जिस वजह से अगले ही पल वह पूरा मैंशन एक बम के बड़े धमाके की तरफ फूट जाता है। वह धमाका इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से पूरी धरती एक पल के लिए हिल गई थी। वह पूरा मैंशन खंडहर में बदल चुका था और उसमें धधकती हुई आग जल रही थी, जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कुछ सेकंड के लिए सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। वह धमाका और आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसके अंदर एक एम्परर लेवल का योद्धा भी जीवित नहीं रह सकता था। अर्नव ने सिर्फ एक ही वार में कोहली परिवार का अस्तित्व धरती से मिटा दिया था। इसके बाद अर्नव गौरी को लेकर सीधा धर्मेश खन्ना के पास जाता है और गौरी को उनके पास छोड़कर नारंग परिवार के लिए निकल पड़ता है। फिर वह नारंग परिवार से प्राइवेट जेट लेकर सीधा अलास्का द्वीप पर पहुंच जाता है। वहां पर भी अर्नव लॉर्ड मानवेंद्र और लॉर्ड शिवेंद्र के साथ भयानक लड़ाई लड़ता है। लॉर्ड शिवेंद्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था, जिस वजह से वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अर्नव के साथ नहीं लड़ पा रहा था और अर्नव इसी का फायदा उठाते हुए लॉर्ड शिवेंद्र और मानवेंद्र दोनों को जान से मार देता है। और पर्पल टावर के हेडक्वार्टर में जाने के बाद लॉर्ड शिवेंद्र के सभी खास आदमियों को जान से मार देता है। अर्नव ने सभी से हर तरह की जानकारी निकलवा ली थी, जिससे उसे पता चला था कि उसके नाना चंद्रेश चौहान अभी भी जीवित है और एक खास चेंबर में उन्हें बंद किया गया है। अर्नव तुरंत उन्हें वहां से बचाता है और पर्पल टावर के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है और इस बार अर्नव पर्पल टावर का हेडक्वार्टर इंडिया में ही स्थापित करता है। अर्नव ने इस बार पर्पल टावर का हेडक्वार्टर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में बनाया था। अर्नव की इस जीत पर सभी लोग उसे बधाई देते हैं। वही अर्नव सभी के साथ मिलकर 2 महीने में ही पर्पल टावर के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है और एकलौता पर्पल टावर का लॉर्ड बन जाता है। अर्नव ने पर्पल टावर में बहुत से बदलाव भी किए थे। जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, तब खन्ना परिवार और नारंग परिवार मिलकर अर्नव और गौरी की शादी फिक्स कर देते हैं और 1 महीने के बाद अर्नव और गौरी की भी शादी हो जाती है। अब सब कुछ अर्नव के कंट्रोल में आ चुका था। बिजनेस वर्ल्ड, पॉलिटिक्स वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड और ब्लैक वर्ल्ड, सब कुछ अर्नव के इशारों पर चलता था, जिस वजह से सब कुछ काफ़ी स्मूथली चल रहा था। लेकिन शायद सोलर सिस्टम के बाहर सब कुछ स्मूथली नहीं था, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट सेक्रेड लैंड यूनिवर्स के अंदर वॉर्म हॉल क्रिएट करते हुए एंटर कर जाता है और सीधा मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा था। उस स्पेसक्राफ्ट में एक अलग ही प्रजाति का जीव मौजूद था, जिसका आधा शरीर मशीन का था। वह इंसान अपने बगल में मौजूद अपने ही जैसे लोगों की तरफ देखते हुए गंभीरता के साथ कहता है,
हम सेक्रेड लैंड यूनिवर्स में आ चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस गैलेक्सी के अंदर एक जगह को पुरानी सिविलाइजेशन ने छुपा रखा है? अगर यह बात सच है तो अभी तक मिल्की वे गैलेक्सी के किंग को इस बारे में क्यों नहीं पता? वह इंसान जब बातें कर रहा था तो उसकी आवाज़ हल्की हल्की रोबोटिक साउंड कर रही थी। वही उस इंसान की बातें सुनने के बाद उनके बगल में मौजूद एक व्यक्ति उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर, यकीन कीजिए हमारी मशीन में वह लोकेशन मिल्की वे गैलेक्सी में ही दिखा रही है। और रही बात गैलेक्सी किंग की तो उसे शायद उस जगह के बारे में पता ही ना हो, और इसी कारण से उसने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। खैर, यह हमारे लिए एक तरह से फ़ायदा ही है कि उसने इस जगह को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसकी इस बात को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। वैसे अभी हमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह व्यक्ति दोबारा कहता है, अगर हम अपनी इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो यूनिवर्स टाइम के हिसाब से हम 2 साल में वहां पहुंच जाएंगे। जहां एक तरफ इस स्पेसक्राफ्ट में ये सब बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अर्नव और गौरी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। हालांकि अर्नव को पता था कि उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन वह तब तक गौरी के साथ अपना एक अच्छा समय बिताना चाहता था। आपका साथ ही हमारी कहानियों की जान है। नई और रोमांचक कहानियों के लिए एम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।